ऑडियो सेटिंग लेकिन तो कर लो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का जो वेबिनार है, क्या खाया जाए, कब खाया जाए, कैसे खाया जाए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। और आज के कार्यक्रम के जो हमारे संयोजक कहिए, संचालक कहिए, होस्ट कहिए, वैद्य सुनील आर्य आयुर्वेद में एमडी है और बहुत ही निष्ठा से पूर्वक शुद्ध आयुर्वेद के हिसाब से आप चिकित्सा करते हैं। और आज के जो दोनों विद्वान हैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद और डॉक्टर अवधेश पांडे, वो दोनों बात करेंगे। मैं सुनील आर्य जी से निवेदन करूंगा, सुनील आर्य जी आज के कार्यक्रम का संचालन शुरू करें। सुनील आर्य जी। बहुत धन्यवाद भाई उमेन जी। जैसा कि आज का विषय घोषित रूप से भोजन के विषय में है, हम सब लोग जानते हैं कि यह शरीर भोजन से बनता है। आयुर्वेद में कहा गया है शरीर आहार संभवा। अब शरीर यदि भोजन से बनता है तो भोजन माने जो मुंह से या जो बाहर से हमारे शरीर के भीतर जाता है, उसको खाने के अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, ये पूरा इसका एक विज्ञान है। तो यदि हम जब बात करते हैं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यदि हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो वह इम्यूनिटी का बिल्कुल सीधा संबंध हमारे भोजन से है। यदि हमारा भोजन स्वस्थ होगा, बढ़िया होगा, हितकारी होगा, हमारी प्रकृति के अनुकूल होगा, ऋतु अनुकूल होगा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सब के अनुकूल होगा, तो निश्चित रूप से वह हमारे शरीर का न केवल पोषण करेगा बल्कि हमारे रोग से लड़ने वाली ताकत को भी बढ़ाएगा। आज के समय में जब ये तथाकथित कोविड काल चल रहा है और कोविड काल में जब सारी दवाएं फेल हो चुकी हैं, कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो घूम फिर करके वापस वहीं पर आया गया है कि हम अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, उसको बढ़ाएं। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई सीधा फार्मूला नहीं होता, भाई ये दवा खाओ आप इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा करो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एक लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया की शुरुआत निश्चित रूप से भोजन से ही होती है। हितभुक, मितभुक, ऋतभुक हमारे यहाँ कंसेप्ट है आयुर्वेद का। हितकारी भोजन का करना, मात्रा में भोजन का करना, ऋतु अनुकूल भोजन का करना, ये ऐसे छोटे छोटे सूत्र, ढेर सारे सूत्र भोजन के संबंध में आयुर्वेद में यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। और वहीं से शुरू होकर आम भारतीय जनमानस में परंपरा के तौर पर वो रचे बसे हैं। ये अलग बात है कि आज हम उनको भूल गए हैं,
अब वापस जब हम इम्यूनिटी की बात करने लगे हैं तो समय आ गया है कि हम भोजन की उन सारी अच्छी विधियों को, विधानों को, कैसे खाना, कितना खाना, कब खाना, उन सब की चर्चा की जाए। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में दो विद्वान चिकित्सक उपलब्ध हैं। एक हैं माननीय डॉक्टर अवधेश जी पांडे, वो MBBS MD हैं और PhD भी कर रहे हैं और न्यूक्लियर मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। दूसरे हैं डॉक्टर अमर सिंह जी आजाद, जो डबल MD हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं MBBS के पश्चात। हम उनकी भी जो उनके भी ज्ञान है उसका भी आज आनंद लेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर अवधेश जी पांडे को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं वो आज के विषय पे क्या कहने वाले हैं। जो भोजन का विषय है उससे पहले भी जो कोरोना की जो ये पैथोफिजियोलॉजी है इसके बारे में, और जो कोरोना कैसे फैलता है, क्या है उसका संबंध भोजन से, क्या है उसका संबंध इम्यूनिटी से, क्या है, और जो एक ये कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया है, सच्चाई उसकी क्या है, उस सब के बारे में आज हम सबको बताने वाले हैं डॉक्टर अवधेश जी पांडे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मैं आमंत्रण करता हूं कि वो आए और हम सबको आज के अपने विषय के बारे में बताएं। माननीय अवधेश जी। धन्यवाद सर। मैं grateful to Anisa to give me an opportunity। मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगा कि कुछ दूसरे देशों से जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं दोनों भाषाओं So, starting with whatever we might say, whatever we might think this pandemic might, what just might have caused, ये सभी बातें अभी तक और डिबेटेबल कई लोग मानते हैं कि as we speak लोग इससे में इस बात के तहत जाना ये जरूरी क्या हो रहा। अवधेश जी आवाज बहुत कम आ रही है। अवधेश जी आवाज बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा आगे होके बैठिए जरा। हाँ, और थोड़ा सा आपको ऊंचा शब्द बोलना पड़ेगा। अब ठीक है? Am I audible? अभी थोड़ा बोलिए ऊंचा से। अब ठीक है? ठीक है, आवाज ठीक है। तो स्टार्टिंग विद कोरोना दिस वायरस, जो मेरा टेक है इसमें कई लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, जो मेरा टेक है, आई एम सीइंग डिवाइन प्ले। मैं डिविनिटी देख रहा हूँ और डिविनिटी को मुकम्मल होते हुए देख रहा हूँ। नहीं तो कितने लोगों का डेथ बिना डिविनिटी के मर मिलता है, कितने लोग मर कैसे। सो आई सी डिवाइन प्ले वर्किंग, एंड इसीलिए मैं हर चीज में हमेशा आई प्रेस अपॉन द पॉइंट दैट डिविनिटी को इन्वोक करना बहुत जरूरी है। आप देखें दिस वायरस हाउएवर स्मॉल इट इज, नैनो पार्टिकल के जितना स्मॉल है, इट इज एंटरिंग आवर बॉडी। द एंट्री पॉइंट इज ओनली टू, नोज और माउथ। जो मुंह से जा रहे हैं पेट में शायद चल जा रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहे हैं, बिकॉज द acidic pH in the stomach is 1 or maybe less than 1, so it cannot survive in that और उसमें जल जा रहा है। लेकिन जो नाक से एंटर कर रहा है वो सीधा लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से कुछ सेल्स को ब्रेक करके वैस्कुलर स्ट्रक्चर में जा रहा है और ब्लड में घूम रहा है चारों। उसको मिल रहा है इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम इज ट्राइंग टू किल दैट सेल। So what it is doing is, from there it is giving a slip to the immune system and going to the bone marrow. It is hiding in the bone marrow. The immune system is looking for the cell, for the virus throughout the body. It's not finding it. 6th day, the immune system is finding
that it is hiding inside the bone marrow, and while it is hiding inside the bone marrow, it is manipulating stem cells. It is manipulating and destroying the stem cells there. So the immune system gets berserk and it starts firing जैसे AK-47 लेके पूरे गांव पे चला. And this cytokine storm, we call it, this is killing the patient, because patient में इसके अगर cytokine storm को हमने stop कर दिया या इतना नहीं हुआ deaths, तो this virus is again चकमा देके ये एंडोथेलियल लाइनिंग जो पूरे बॉडी में 1 लाख किलोमीटर का एंडोथेलियल लाइनिंग, इट इज द लाइनिंग ऑफ ऑल कैपिलरीज, ऑल वेन्स, ऑल ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. उस लाइनिंग को ऐसे कुरेद रहा है जैसे खेत में हल चला दिया गया. तो जो छोटे छोटे वेसल्स हैं उसमें माइक्रोथ्रोम्बाई आके फंस जा रहे हैं, और जहां पे ये जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है वहां पर दैट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई वजह से वो डेड, और जो पार्ट डेड हो जा रहा है, ब्लैक फंगस फ्रॉम इनसाइड द बॉडी इज एक्चुअली अटैकिंग टू डिस्ट्रॉय, एंड दैट इज हाउ द होल पैथोफिजियोलॉजी of corona is ensuing. इसमें मैं स्पेसिफिकली एक बात बोलना चाहूंगा. इसके पहले मैनकाइंड ने ऐसे वायरस नहीं देखे थे जो, अब जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को कैसे जानता हूँ? आपके विजुअल परसेप्शंस मेरी आंखों से देख तक गए, आपको मैंने छुआ है, किसी से हाथ मिलाया है, तो वो परसेप्शन, टच परसेप्शन ब्रेन तक गया. स्मेल परसेप्शन से मैं ये पहचानता हूँ, आवाज से पहचानता हूँ, और आंखों से देख के पहचानता हूँ. दिस वायरस, इसके पहले ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसने ये पांचों सेंसेस को पैरालाइज करके अंदर घुस रहा है. योर स्मेल गुड, योर टेस्ट गुड, टच सेंसेशन ये कम हो जाता है, हियरिंग कम. These are the 5 softwares that, these are the 5 tools that write the software of the brain. इनके सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए यही 5 टूल्स हैं. 6 टूल कोई है, इन 5 को पैरालाइज करके दूसरा, इसके पहले ऐसा कोई. इसीलिए आई एम लुकिंग डिवाइन प्ले. दिस इज डिविनिटी. आपके सारे सेंसेस को, आपकी सारी साइंस धरी की धरी रह जा रही. जितने भी ह्यूब्रिस में, हमने बड़े ह्यूब्रिस में बात करना शुरू कर दिया, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते. आप कुछ नहीं कर सकते. है कि चल क्या, ये स्थिति में हम आ गए. आपकी सारी साइंस धरी की धरी रह जाएगी. इसलिए मैं ये मानता हूं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. कभी मैं कृष्ण बन के आऊंगा, कभी कोरोना बन के आऊंगा. तुम्हारी सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, और मैं आई विल शो यू what it is. So that is why I am seeing divine play working. इसलिए divinity को invoke करना हर चीज में is very important and almost compulsory these days. अगर ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए सबके अच्छा. दूसरा, हमारे पास जितने टूल्स हैं ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए, सभी टूल्स काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, सभी टूल्स ब्लंट हो रहे हैं. मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स वो एक्चुअली चाहते हैं कि पेशेंट को मैं बचा लूं, लेकिन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कौन बचेगा, कौन मरेगा यहाँ पर हॉस्पिटल. सो एक मेरी फ्रेंड है, एंड शी इज
pulmonologist and the head of the department of pulmonology at a medical college. I asked her, क्या चल रहा है और क्या, what is, she said nothing is working, your karma is working. I'm seeing, जिसका हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा वो 2 दिन में चला जाएगा, जिसका हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल निकल आएंगे, डोंट वरी, वो चला जा रहा है, और जिसका हम सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही विल नॉट बी एबल टू मेक इट, वो बिल्कुल बच जा रहा है. सो नथिंग इज वर्किंग, योर कर्मा इज वर्किंग. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी व्हिच आई वांटेड एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली चल क्या रहा है, सो दैट नाउ द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. अब ये हम मतलब डिबेट कर सकते हैं कि आपने ये गलत किया, मैंने किया, क्योंकि पेशेंट का डेथ, अगर पेशेंट बच जाता तो शायद डिबेट में हम ना बैठ, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एक्चुअली पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं. वो बातें हम बड़ी लंबी चौड़ी और बड़ी कर सकते, but we are not being able to do it. We are not being able to deliver this time. And these are special times where, you know, there has to be an introspection inside to actually see, visualize, realize what, where, how much. This is what I wanted to say. Now, जो कोविड appropriate behavior है, मेरी जितनी थोड़ी सी में प्रकाश डालना है. What are we doing? I might not go to an extent to say that this is deliberate, but it is my way of looking. Mask. दुनिया का सबसे बड़ा मास्क, जो सबसे बड़े मास्क मैन्युफैक्चरर्स हैं, या जो सबसे अच्छे मास्क हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोक. Whereas the virus is nanotechnology, it's nano, it's not micro. तो हम एक माइक्रो टूल से, -6 के टूल से नैनो को प्रिवेंट करने का ट्राई करें, दैट्स स्टूपिड. मान लीजिए कोई बोले कि हाँ भाई ठीक है, कुछ तो प्रोटेक्शन है, ठीक, ओके, लेकिन रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना जरूरी. उसका मास्क का रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या, रिस्क क्या है. आप ब्रीद इन क्या करते हैं, लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, नो नो, यू ब्रीद इन एयर. दिस डिवाइस एग्जैक्टली नोज कितना उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना है, कितनी जरूरत है और कितना नहीं करना है. एंड व्हाट आर वी डूइंग, वी आर पुटिंग ऑक्सीजन. दिस डिवाइस कॉल्ड बॉडी, जो सबसे सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है इस कॉस्मोस में, जितना इंसान को पता है, इससे सोफिस्टिकेटेड कोई डिवाइस हो ही नहीं सकता. इस डिवाइस को हमने बेवकूफ से, एंड वी आर थिंकिंग, बिकॉज यू नो I sincerely feel, and many others who are into health care and disease care know that the body is at least 10,000 times smarter than the brain, if not more. Could be more. There are many things in the body that we yet don't know how it functions. क्योंकि हमारे principles, again, the principles of thinking that the body functions this way is Newtonian. Whereas it has been proved this body works at a quantum level. So people who are still stuck with Newtonian physics will not be able to understand the quantum nature of it. And this is what it is. So our predictability ratio and the predictability index will fail. The predictability index fails because we are not incorporating quantum nature of the body. Quantum nature of time. We are still stuck with the Newtonian, because Newtonian physics, जैसे हम आयुर्वेद में सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन तो क्या सूक्ष्म शरीर नहीं होता है? बिकॉज इम्यून सिस्टम का ड्राइवर वहीं बैठा, उसी सूक्ष्म शरीर. आप पूछेंगे कैसे? What is the appropriate scientific way that you know? Yes, I'll tell you.
सर के बाल कितने बड़े होंगे, दाढ़ी कितनी बड़ी होगी, एक लिमिट है। चेस्ट के बाल कितने बड़े होंगे, क्या ये भी उतने ही बड़े होते हैं? हाथ के बाल कौन डिसाइड? आप सोचते हैं कि ये ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन उसको मुकम्मल कौन करता है? इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम नोज एग्जैक्टली। तो एक बॉडी का प्रतिबिंब इम्यून सिस्टम के पास है, ईच एंड एवरी पार्ट। सो द इम्यून सिस्टम नोज वेरी वेल व्हाट्स हैपनिंग एट द एक्सटीरियर। और जब मैं इम्यून सिस्टम की बात करता हूं तो ये बोलना जरूरी है कि इम्यून सिस्टम क्या है। कुछ बातें जिंदगी में टैंजिबल होती हैं, कुछ बातें इनटैंजिबल। जैसे आप लोग की फैमिली होगी, आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं? अगर आप करते हैं, जरूर करते होंगे। क्या ये साइंटिफिकली करेक्ट स्टेटमेंट? आप साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर पाए, which means according to science you don't। तो क्या आप प्यार नहीं करते? जब आप प्यार करते हैं उसको क्वांटिफाई नहीं किया। There are some things that are tangible, that are something which are intangible। जो intangible चीजें हैं, साइंस, इसीलिए साइंस has to come up from the Newtonian level to the quantum level to actually understand which science, rest of the sciences are in quantum level. Unfortunately, modern medicine has not caught up to the quantum behavior and quantum biology, and which is why there is a gap in understanding. This gap will be bridged by new understandings of how the body functions and what we can do for the body to function in an appropriate way. Now, having said this, now coming to what to eat and what not to eat. तो हिंदी में खाना कहते हैं, फोनेटिक्स से इसी वर्ड को दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। खाना और खाना, हम इसी की बात करें, what to eat and what not to eat. Now, अंदर जाने के रास्ते दो ही हैं ये बॉडी में, तीसरा कोई रास्ता नहीं। नाक के अंदर, नाक से आप कंप्लेन कर सकते हैं, हवा पोल्यूशन है, सांस लेना बंद नहीं कर सकते। इस पे लगाम अगर लगाई जाए तो 3 लोगों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी जिंदगी। डॉक्टर, पुलिस, अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बोलने के लिए जुबान पे लगाम है तो पुलिस और वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन तीनों की जरूरत जिंदगी में ना ही पड़ेगी। क्योंकि हमारे रोज का हम ये देखते हैं, बहुत बहुत तकलीफ ये होती है, और फाइनेंशियली भी घर के घर, गांव के गांव डूब जाते। तो सिर्फ जुबान पे लगाम बहुत दूर तक जाएगा, ये बहुत जरूरी है समझना। पूरे एनिमल किंगडम में 8.7 मिलियन स्पीशीज, एक और स्पीशीज है जो अपना खाना पका के, none. Humankind cannot be an exception to the cosmic rules. There are some rules. लोग बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। ऊपर वाले ने एक स्पेशल ये तरीके से नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स को बनाया है। उनके हाथ में क्लॉथ, आपके हाथ में है, चेक कर लीजिए, अगर है तो ठीक है। ज्यादा लोगों के नहीं, क्लॉथ चमड़ी फाड़ने के लिए। जो जानवर नॉन वेज खाते हैं उनके दांत लिप से बाहर निकले होते हैं, गड़ाने के लिए चाहिए हैं, चेक कर लीजिए, शायद नहीं, which means बंतु ना बनिए, ऊपर वाले ने आपको इसके लिए बनाया। हम जबरदस्ती, और दुनिया में कोई भी रॉ खाता, आप ये खा सकते हैं,
ये जब भी आप अननेचुरल बिहेवियर करेंगे, इम्यून सिस्टम बिल्कुल आपके खाने में किसी की आह अगर जब मिले तो भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट नहीं करेगा, कभी नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। दूध, दही, घी, पनीर, दूध प्यार, क्या लगता है? पंजाब में ये बोलना लोगों को विश्वास नहीं। पंजाब में सब दूध पीते हैं, सब बीमार। तो घंटी बजनी जरूरी है कि क्या ये दूध हेल्दी है। तो हम चले जाते हैं कि हमारे तो पूर्वज ऐसे रहा करते थे। आप आज की बात करिए, 40 इयर्स पहले जो दूध था आज है। आज जो है हमने गाय भैंस को इतना मोटा कर दिया, they can't even make love, हम इंजेक्ट करके प्रेग्नेंट करते हैं। And what do we inject? We inject hormones. And where do these hormones come out from? The milk. And partly ये बछड़ा पी रहा है और ज्यादातर तो आप पी रहे हैं। तो अगर हार्मोन्स ही खाने का इतना शौक, उसको गाय या भैंस के अंदर से निकलवा के क्यों पी? उसी हार्मोन को उसमें डालिए और खाइए। अगर इतना ही शौक है हार्मोन्स खाने, बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज हार्मोन डिसरप्टर ऑफ, और पूरे बॉडी के हेल्थ को खराब कर रहा है। जितनी जल्दी ये बात गाय भैंस को हमने इतना मोटा कर दिया। चलिए जैसे तैसे उसको एक बच्चे को आपने क्या किया? आपने बच्चे को सामने कर दिया। माँ ने अपनी ममता छोड़ी, अपने थन में अपनी ममता छोड़ी, आपने बच्चे को हटा लिया और वो दूध लिया और खुद पी गए। क्या उसमें बद्दुआएं शामिल नहीं? सोचिएगा, क्योंकि ये सोचने का वक्त इसलिए आ गया है क्योंकि कुछ भी हम जो कर रहे हैं शायद वो सही नहीं है और वो ठीक रास्ते नहीं चल रहा है। इसलिए कोई भी खाना जिसमें किसी की आह या बददुआ कभी नहीं, वो खाने से इम्यून सिस्टम हमेशा निकले। और फाइटर ऑफ ऑल डिजीजेस फ्रॉम इन्फेक्शन टू कैंसर, ड्रग्स इनकॉम्पिटेंट है। आपकी कोई भी चीज उस कॉम्पिटेंस लेवल तक पहुंची नहीं, इट इज योर इम्यून सिस्टम दैट फाइट्स। और उसके बूस्टर्स विल बी एप्रोप्रिएट फूड एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आई विल से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उससे अच्छा टर्म है कॉस्मिक एप्रोप्रिएट बिहेवियर। दिस is also carries the same short form as CAP. Cosmic appropriate behavior. You have to live a life of consciousness. If you are not living a life of consciousness, आप भूल जाइए, इम्यून सिस्टम हमेशा बहुत पीछे रहेगा। हम कहाँ फंसे हैं? ईटिंग, मीटिंग, मेटिंग एंड चीटिंग। इससे बाहर निकलना। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, immune system will not work in the way it should. ये मूलाधार, ये शरीर में 7 चक्र नहीं 6 होते हैं, 7 ये शरीर के बाहर। मूलाधार चक्र में ईटिंग, मेटिंग एंड चीटिंग, इसमें सिर्फ लोग ही नहीं, देश भी है। देश भी इसमें होते। जैसे मैं ये मानूंगा कि अमेरिका आज भी मूलाधार चक्र में है, जबकि भारत विशुद्धि चक्र तक पहुंच रहा है या पहुंच गया। क्योंकि जो सोच होती है, किसको संस्कार के, वो देश के लोग किस सोच से आते हैं, वो उसका संस्कार बताते हैं। और वो संस्कार नॉर्मली आपके चक्रों में निहित है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। नाउ कमिंग स्पेसिफिकली टू बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, because अब तक जो था, this might have been abstract. Specifically,
The best thing to boost immunity is fasting. अब तक आपने क्या ये सीखा होगा? सरसों के दाने खा लीजिए, हल्दी खा लीजिए, और भी ये कई चीजें, च्यवनप्राश खा लीजिए, तो इम्यून, याद रखिएगा, अगर च्यवनप्राश खाने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता तो अक्षय कुमार को कोरोना नहीं, और अगर एक्सरसाइज करके हेल्थ ठीक रहता तो सौरव गांगुली को हार्ट अटैक नहीं। This is the gap in understanding that we have. There is a gap in understanding, and we need to come to a conclusion कि actually क्या है. Fasting is a way to boost the immune system. Irrespective, आपको सूट करता है नहीं करता, see, people what they do is ये सूट नहीं करता है मुझे, वो the choice is yours. But if I am asked to speak, I'll speak the truth. Irrespective, आपको अच्छा लगे, वो अच्छा लगे, बुरा लगे, आप उसको अपनाए ना अपनाए, मैं तो कहूँगा हमेशा इस बात से चलें, चीजें ठीक रहें। एकादशी का व्रत हम करते हैं, हम करते आए हैं। इनफैक्ट देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन वी हैव बीन फास्टिंग। किसी भी धर्म में आप ले लीजिए, फास्टिंग का महत्व देखिए आप, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ये हिंदुइज्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, किसी भी रिलीजन में फास्टिंग का महत्व देखिए। रिलीजियस महत्व दिया गया है क्योंकि दिस बूस्ट योर, ये सब कुछ आपके हेल्थ के लिए। अगर ठीक से देखा जाए, हम एक्चुअली छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं कि आप, यू आर अ मुस्लिम, आई एम, ही इज अ सिख, ही इज अ क्रिश्चियन। ठीक से देखिए, ओम जब आप बोलते हैं, अगर जोर से बोले ओम, आमीन, amen, the resonance in the brain is the same. ये सब कुछ आपके हेल्थ के लिए बनाए गए, और हम इन बातों पे लड़ते हैं। इंसान की छोटी बुद्धि बड़ी बातें कई बार समझ ले। So fasting is by far the best to boost your immune system. इसलिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इस सेकेंड वेव में डॉक्टरों की थोड़ी कमी हो गई, तो कुछ लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको मैंने टेकअप किया। ऐसे भी लोग थे जिनका 50-60% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन था, बट दे हैड फेथ इन मी एंड आई रिपोज देयर फेथ, आई ट्राई टू बी देयर फॉर देम, एंड उनको घर पे ही रख के हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिया, और सब ठीक हो गए। ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही, उसमें से किसी का डेथ नहीं। हमने फर्स्ट डे फास्टिंग, टोटल फास्ट, only 5 liters of water is allowed, otherwise nothing else. हाँ, वो पानी किसी भी तरह का पानी हो सकता है, नारियल पानी, नींबू पानी, हल्दी पानी, कई तरह के, बट 5 लीटर पानी पीना है, खाना है कुछ। नेक्स्ट डे we used to introduce special juices, और हर जूस में अदरक, लहसुन और स्प्रिंग अनियन होना जरूरी। सेकेंड डे के बाद ही ये बहुत अच्छा करने लगे। थर्ड डे they were allowed to have little bit of cooked food, 50% and 50% raw food. And fourth day they were almost jogging. तो इस स्थिति में आप देखें, इसमें आपको कुछ कुछ बातों का वो मिल गया क्लू। एनी फूड दैट इज कुक्ड इज डेड फूड, होपलेस फूड कहते हैं। मैं उसको होपलेस फूड कहता हूँ। वाई होपलेस? उसमें से होप चला गया। एंड व्हाट इज H for hormones, O for oxygen, P for phytonutrients and E for enzymes उड़ गया। जो रेसिड्यू बचा है that is dead food. Quantum wise it is zero, it also has no value, but yes it can give you taste, and taste एक बहुत बड़ा चीज है well-being में। taste का बहुत बड़ा, तो ठीक है थोड़ा बहुत कुक फूड भी खाए,
लेकिन ज्यादातर फूड जिसमें आग ना दिखाया हो वो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। जिस खाने में ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है, जिसमें इंसान की आग लगी वो अच्छी है। जिसमें इंसान की आग ये लगी है उसको बोलेंगे इट इज इन फ्लेम्स, इट गोज इनसाइड कॉजेज इन्फ्लेमेशन। दोनों वर्ड्स कितने सिमिलर। So this is what I wanted to impress upon. Now I'll wait for questions because there will be specific questions for which I'll give specific answers. But as a broad guideline, these are the ways. तो क्या क्या था उसमें? We'll recapitulate once again. Meditation, that was the first thing. Divinity को invoke करिए. हर चीज में लोगों को प्रूफ चाहिए. मैं एक साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं कभी भी कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं करता. मैं आपको प्रूफ दूँ. एक ही सोर्स से 2 गिलास में पानी, एक को अभिमंत्रित करें, 2 अलग अलग रूम में रख दीजिए. एक को अभिमंत्रित करें, ये किसी भी मंत्र से, चाहे वाहे गुरु बोल लें या गायत्री मंत्र पढ़ लें, जैसे जो भी कर लें, या अगर क्रिश्चियन है तो कोई सैम बोल लें. तो आप अभिमंत्रित करें और दूसरे के पास जाके टेलीफोन पे किसी से बात कर लें या किसी को डांट लें. दोनों पानी टेस्ट करके देखें. मंत्रों का क्या प्रभाव आपके खाने को जो चीज अंदर जा रही है. बस डिविनिटी इज सिटिंग इनसाइड यू. ब्रह्मा विष्णु महेश आपके अंदर है. एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग क्या क्या चीजें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं? 2 ही चीजें. योर स्टेम सेल्स for acute boost and your microbiome for chronic boost. Stem cells को boost करने के लिए, stem cells जब boost होंगे तो कोई भी चीज regenerate करेगा. आपका skin regenerate करता है, आपका hair regenerate करता है, आपका gut lining regenerate करता है. Within 21 days liver बिल्कुल नया होता है. ये कौन करता है? Immune system करता है. कैसे करता है? Stem cell के जरिए. The second is the microbiome, the epigenetics that code for stem cells, that can code for almost anything to make you survive. जिसको हमने इतना disrespect किया, इतना disrespect. आप देखिए ना, छोटी सी बात, चप्पल पहन के आप बाहर जाए, क्यों? मिट्टी लग जाएगा पैर को. मिट्टी में इन्फेक्शन, ऐसा हम मानते हैं. हमें शर्म आनी, जिस मिट्टी से पैदा हुए, जिस मिट्टी में मिल जाता है, इन्फेक्शन दिखता है. जिस मिट्टी में ये ताकत है कि बीज को पेड़ बना दे, इन्फेक्शन दिखता है. We need to rewrite, we need to rethink. Where are we going? पहली बात तो हमें यही नहीं पता है कि हम कौन हैं, हमारे पास कितने पावर्स हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं. हमने अपने पावर्स अभी ना सीखे, ना कभी सिखाया गया कि कितने पावर्स. मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ because I'm doing a PhD on the pineal gland. और जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कैसे चीजें कैसे डिफरेंट हो रही. मैं आपको क्या बताऊँ, जस्ट this body is capable of many things. Now ये सभी बातों के लिए अगर जितने भी प्रॉब्लम, ये सभी बातों के लिए, मान लीजिए इन्फ्लेमेशन में, either we can drug it to reduce inflammation or diet. Now diet के भी कुछ doses हो. We have started a hospital called Hospital and Institute of Integrated Medical Sciences in Chandigarh, जिसमें पेशेंट गेट के अंदर अगर आता है उसके ड्रग सारे बाहर छूट जाते. ड्रग सारे. Your pharmacy, if it is required, will have a spelling change here, and the spelling change will be FARMACY rather than PHARMACY. So we are using food as medicine to modulate, to do everything
to modulate your stem cells and your immune system, which will make it capable to fight all diseases that you have, all without exception. Whether it's a chronic disease, even acute illness, everything. So this is what we are trying to do, and this is what I just wanted to do. Thank you very much. मुझे बार-बार समय के लिए वो आ रहा है. So thank you very much, and if there are, I'll wait for the last questions. I'll be glad to answer. Thank you, sir. बहुत बढ़िया डॉक्टर अवधेश पांडे जी, बहुत धन्यवाद आपका. विषय ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. जब अगर हम लोग अपने भोजन के साथ 5 प्रश्न अपने मन में रखें, क्यों खाएं, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, तो बहुत सी तरह की रेस्ट्रिक्शंस या बहुत से तरह के बचाव अपने आप हो जाते हैं. अन्न को प्राण कहा गया है, तो हमको प्राण की रक्षा के लिए खाना चाहिए. क्या खाना चाहिए? हितकर आहार खाना चाहिए. कब खाना चाहिए? काल भोजनम. बहुत सुंदर व्याख्या है चरक में भोजन को लेकर के. कहते हैं काल भोजनम रसायनम. समय पर किया हुआ भोजन रसायन है. रसायन का मतलब होता है जो बीमारी को दूर करे और जो बीमारी को और बुढ़ापे को दूर रखे, वो रसायन होता है आयुर्वेद की भाषा में. तो काल भोजनम रसायनम है. कैसे खाना चाहिए? इसलिए कहा, बहुत सुंदर बात कही, तन मना भुंजी था. पूरी तरह से मन को जोड़ करके भोजन करें. माने ये नहीं कि टीवी चल रहा हो आप भोजन कर रहे हैं. कितना भोजन करें, कौन तय करेगा? इसके लिए कहा है मात्रा भोजन. तो इससे पहले कि मैं अपने अगले वक्ता हमारे डॉक्टर अमर सिंह जी आजाद को आमंत्रित करूं, उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं. जो ये भोजन हम करते हैं, कितना विटामिन, कितना प्रोटीन, कितना कैल्शियम, कितना आयरन, सब नाप के ले लिया, उसके बावजूद वह शरीर का हिस्सा हुआ कि नहीं, उसने शरीर का पोषण किया कि नहीं, इम्यूनिटी को सपोर्ट किया कि नहीं, कौन तय करेगा? उसके तय करने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे शरीर के अंदर होता है. उसको हमारी भाषा में कहते हैं अग्नि, मेटाबॉलिज्म. हम कब सोचते हैं कि जो अनार हम खा रहे हैं, जो टमाटर हम खा रहे हैं, जो आयरन पिल्स हम खा रहे हैं, वो शरीर के भीतर जाकर के खून बन जा रहा है. जो दूध हम पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, कैल्शियम पिल्स ले रहे हैं, वो शरीर के भीतर जाकर के हड्डी का निर्माण कर रहा है. आज के समय में जो हम सब जानते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे परिवर्तन मुंह से लेकर गुदा पर्यंत होते हैं, तब भी हम क्या दूध से हड्डी लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नहीं बना सकते. तब भी क्या हम आयरन पिल्स से खून लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नहीं बना सकते. यहाँ तक कि मांस खाने वाले लोग बकरे का मांस खाते हैं तो लेबोरेटरी में मनुष्य का मांस नहीं बन सकता. इस परिवर्तन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने वाला यदि कोई तत्व है तो वह अग्नि है. अग्नि को बचाते हुए, अग्नि का ध्यान रखते हुए, हमारी भूख कितनी है, जितना खाएं उतना हजम हो जाए, वो अग्नि का कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है. इसकी चर्चा भी हम करते रहेंगे आगे. अब मैं आमंत्रित करता हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे मीसा के प्लेटफॉर्म पर हमारी बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत, एक बुलंद आवाज, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी, जो कि सुनील जी बात कट गई. आजाद साहब शुरू करो आप. ठीक है सर. नमस्कार जी सभी दोस्तों को. डॉक्टर अवधेश ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो क्वांटम नेचर है, पूरे जो सत्य है हमारे, जिस सत्य के हम पार्ट हैं, उस सब की क्वांटम नेचर है, कॉस्मोस से लेके ह्यूमन बॉडी तक. और ह्यूमन बॉडी नहीं सिर्फ उससे जो फूड पैदा होता है और जो नेचर में जो भी है कण से लेके कॉस्मोस तक, वो एक क्वांटम के रिश्ते में बंधा हुआ है. अगर हम क्वांटम की चेतना में रहेंगे तो उस क्वांटम से एकदम से हम जुड़ जाते हैं
और अगर हम क्वांटम से चेतना से मुंह फोड़ लेते हैं और सिर्फ न्यूटोनियन या मैटर के लेवल की चेतना में रहते हैं, तो हम उस क्वांटम ऊर्जा के बेनिफिट्स से, उस क्वांटम ऊर्जा का जो पूरे का पूरा महत्व है, उससे हम कहीं ना कहीं उसके जो कनेक्टिविटी है हमारी, उससे हम नहीं जुड़ पाते। तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इस पूरी बात को कोरोना के कंटेक्स्ट में और फूड के कंटेक्स्ट में कहा। और फूड भी है और हमारी नेचर भी क्वांटम है। फूड को भी वही क्वांटम ऊर्जा पैदा कर रही है और हमको भी क्वांटम ऊर्जा ने पैदा किया। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं रिश्ता है जो बहुत गहरा है। उस बात को से पूरे सहमत होते हुए मैं उसकी जो आगे जो टिप्स हैं, मुझे लगता है उसकी बात करूंगा, क्योंकि वो आज बहुत ज़रूरी है करनी। कि उस टिप्स में ही हम लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक कोई भी बीमारी है, चाहे वो फ्लू है या हमारे आसपास में एक पूरे का पूरा अंबार लगा हुआ बीमारियों का, वो चाहे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जीज हैं, जॉइंट बोन्स हमारी वीकनेसेस हैं, तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं कि हर परिवार कहीं ना कहीं उस संघर्ष में जूझ रहा है कि वो कैसे जो उस टोटलिटी की, उस परमात्मा की, उस क्वांटम फील्ड की दी हुई पूरी एक नेचुरल लॉ के अंडर जो पूरी आयु है, उसको ना भोगते हुए उससे 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले हम ये हमारी जर्नी को ख़त्म कर लेते हैं, या जो जर्नी करते भी हैं तो बहुत ही ऐसी अवस्था में करते हैं जहाँ पे हम कोई ऐसी अवस्था है जो जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था होती है। देखने को हम जिंदा हैं, लेकिन वो कोई जीना कोई खास महत्व नहीं रखता। अगर आपको पीड़ा है, आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, आप पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, आप थक जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम इस अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। तो वो उसमें क्या टिप्स, कौन सी टिप्स पे हम मार खा रहे हैं। जैसे डॉक्टर अवधेश ने कहा कि नेचुरल फूड, तो नेचुरल फूड जो है उस जिन्होंने में क्वांटम नेचर में बना हुआ है, तो वो जो नेचुरल फूड है उसका हमारे साथ एक रिलेशनशिप बना हुआ है। कब से बना हुआ है? तब से नहीं जब जितनी मेरी उम्र है, वो तो देखने को है, लेकिन मेरे अंदर जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो वो तो 2 लाख साल पुराना होगा, बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के से तक कहाँ से नीचे तक चला आ रहा है, और मैं आगे अपने बच्चों को दे रहा हूँ, बच्चों को दे रहा हूँ। तो वो लाखों साल पुराना हूँ मैं, वो लाखों साल से वो रिश्ता बंधा हुआ है। वही फूड है, वही जीन्स है। आज साइंस ने उससे भी आगे प्रूव कर दिया कि हमारे 90% जीन आज भी बैक्टीरियल है, वो हमारे है ही नहीं। इसका मतलब बैक्टीरिया तो करोड़ों साल पहले थे, जब ये मनुष्य इस शक्ल में था ही नहीं, या छोटी लाइफ थी, तब वो जेनेटिक स्ट्रक्चर तो वही है, वही जीन्स आगे से आगे चल रहे हैं। ये प्रूव हो गया कि 90% जीन्स आज भी बैक्टीरियल जीन्स है। इसका मतलब मैं तो करोड़ों साल पुराना हूँ। वो करोड़ों साल से हमारा जो रिश्तेदारी बनी हुई है हमारे सराउंडिंग से, हमारे आसपास में जो नेचर है, फूड चेन है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, उससे जो रिश्ता बना हुआ है, उस रिश्ते को पूरे के पूरे फूड के जरिए, हवा के जरिए और पानी के जरिए, 3 चीजें हैं जिसके जरिए हम कनेक्ट होते हैं। और अगर वो नेचुरल नहीं है तो वो कनेक्टिविटी टूट जाती है। हवा तो नेचुरल ही रहते हैं, हम हवा को तो कुछ नहीं करते, कर भी नहीं सकते। ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एसी के थ्रू हवा लो, एयर प्यूरिफायर के थ्रू लो, ये करो वो करो, वो भी वहाँ तक भी बात पहुँच रही है। पानी को हम मॉडिफाई करने लगे हैं, उसको फिल्टर से लेके लाओ, पहले फिल्टर से कहा पी लो, फिर कहते हैं नहीं फिल्टर से मत पियो,
पहले कह दिया बोतल वाला पानी पियो, अब कहते हैं बोतल वाला पानी मत पियो। तो जो नेचुरल वाटर है, नेचुरल हवा है, वो तो जरूरी है ही है, लेकिन नेचुरल फूड भी जरूरी है, क्योंकि वो उसी से हमारी कनेक्टिविटी है लाखों सालों से, करोड़ों सालों से। और जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई हमने कैसे कैसे किया, तबाही कर दी उस फूड की। एक मसला तो आपका जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उसको पका देते हैं हम लोग तो उसकी वो क्वांटम नेचर ही खत्म हो जाती है। क्वांटम नेचर के बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई है, जैसे जो क्लियन फोटोग्राफी है या जो फोटोग्राफी के नई फॉर्म्स आई हैं, उससे जब फोटो खींचते हैं हम लोग तो हमारे आसपास में एक ऑरा आता है, ऑरा। और वो कहते हैं ऑरा, जो व्यक्ति जितना शुद्ध है, जितना स्पिरिचुअल है, जितना वो कनेक्टेड है कॉस्मिक ऊर्जा से, उतना उसका ऑरा ब्रॉड होता है। और उस ऑरा की रेंज में जो भी व्यक्ति आ जाएगा वो प्रभाव उसके प्रभाव में आ जाएगा। तभी कहते हैं महापुरुषों के साथ पास बैठो। तो ये ऑरा फूड में भी होता है। अब रॉ फूड खाएंगे तो विद ऑरा खाएंगे, तो वो फूड कहीं ना कहीं जाते ही वो असिमिलेट हो जाएगा। वो जैसी हमारी बॉडी है वैसा ही वो फूड है, उसको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने इसको रिजेक्ट करना है, इसको करना है। तो ये एक बात हो गई कुकिंग कि जितना फूड हम बिना वो बहुत उत्तम है। और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने कहा 50-50 वाला फार्मूला, डॉक्टर बिस्रू भाई चौधरी भी इसी को ठीक मानते हैं, मैं भी इसी को ठीक मानता हूँ। ये कम से कम 50-50 फार्मूला जो है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लाइफस्टाइल जैसे बन गया, सारे का सारा खाना शायद अगर रॉ खाएंगे तो मुझे लगता है हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा हमको, वो भी पॉसिबल नहीं है। कुछ हैं लोग जो प्योर रॉ पे चले जाते हैं, ये ऑलमोस्ट रॉ पे चले जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए ये संभव होगा। तो 50-50 वाला फार्मूला जो बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी 50% भी जो कुक करे बिना कुक करके खा रहे हैं हम लोग, उस कुक को नेचुरल रखना है। नेचुरल मतलब नियर टू नेचर, दैट मीन्स स्लो आंच पे धीरे धीरे कुक करना, वो मेथड है जो स्लो आंच पे धीरे धीरे कुक करना। पहले हमारा पंजाब में था हारा बोलते थे हम, जिसमें गोबर के जो हम पंजाबी में पाथियां बोलते हैं, तो वो उससे उसमें जो वो जलते रहते थे धीरे धीरे आंच पे, वो उबलता भी नहीं था। अब मुझे याद है बचपन में मैंने सब देखा है जो, तो जैसे दाल हम उसमें रख देते थे तो उसको भी उबलती नहीं थी, वो नियर बॉइलिंग पे रहती थी, 80-90 पे। तो वो अगर हमने जो दोपहर तो वो उस पर ही शुरू हो जाता था, वो दोपहर तक तैयार हो जाता था। जो रात को खाना वो फ्रेश बनता था हमेशा, फ्रिज नहीं था, बिजली नहीं थी, तो बासी खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बासी रखना भी, क्योंकि कहीं बच भी जाए थोड़ा बहुत तो बड़े ही मुश्किल से उसको बचा के रखना पड़ता था, ये खराब हो जाता था। तो वो स्लो आंच पे पकाना। आज शायद उसका आप सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा आ गया, सोलर कुकर। अगर सोलर कुकर को पॉपुलराइज हम करें तो सोलर कुकर में वही स्लो आंच वाला 80-90 पे उसको सोलर कुकर ले जाता है, बॉयल नहीं करता उसको, और वैसे ही खाना बनता है और वैसे ही बहुत स्वादिष्ट बनता है। बॉइलिंग वाला या कुकर वाला या माइक्रोवेव वाला जो फूड है उससे कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है और कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। तो ये स्लो आंच वाली कुकिंग, जो बाकी फूड 50% खाना है उसको स्लो आंच पे पकाना। और कढ़ाई फ्राइंग अवॉइड करना, को कढ़ाई फ्राइंग में वो जो रिपीटेड फ्राइंग करते हैं हम लोग, उसमें उसकी फूड वैल्यू डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है ऑयल का। और दूसरी बात, जिस ऑयल को हम बार बार गर्म करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स आर हाईली हीट सेंसिटिव, जितनी बार उसको बॉयल करेंगे वो टॉक्सिक हो जाएगा, उसमें ट्रांस फैट्स और क्या क्या बन जाएगा। तो ये बॉयल कुकिंग वाला कोई भी मेथड है जिसको हम डीप फ्राइंग कहते हैं, कढ़ाई फ्राइंग कहते हैं, वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार हम कोई अयाशी के लिए कोई है तो चलो कोई बात नहीं, तो फूड कल्चर ऐसा डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, हमारी लाइफ में फ्राइड बहुत है। लेकिन बाय एंड लार्ज फ्राइंग इज ए बैड मेथड ऑफ कुकिंग, कुकर इज ए बैड मेथड ऑफ कुकिंग, क्योंकि कुकर में भी टेम्परेचर बहुत हाई जाता है और फूड जो कुक होने की बजाय टूटता है उसमें जोर जबरदस्ती। कुकिंग इज ए स्लो प्रोसेस, जोर जबरदस्ती उसको तोड़ा जाता है अंडर प्रेशर। सिमिलरली माइक्रोवेव में क्योंकि जो उसके जो सेंटर वाला टेम्परेचर बहुत हाई होता है,
तो सेंटर में जो ज़्यादा न्यूट्रिशन है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो बाहर से कम होगा, सेंटर में ज़्यादा होगा। तो आपने कभी माइक्रोवेव में रखा हुआ गुलाब जामुन खाया होगा, बाहर से तो लगेगा ऐसे ठीक है खाया जा सकता है, लेकिन जब आप खाओगे फिर आपको पता लगेगा वो उसका आपकी जीभ सड़ गई अंदर से। तो माइक्रोवेव इज ऑल्सो बैड मेथड। तो ये जो कुकिंग वाले मेथड है। फिर उसके बर्तनों की बात करें, बर्तनों में एल्यूमिनियम वर्स्ट मेटल, वो हाईली टॉक्सिक है। और जो स्टील है, स्टील भी से भी बचना चाहिए, क्योंकि स्टील इज नॉट स्टील, इट्स अलॉय ऑफ स्टील एंड निकल। तो निकल इज ऑल्सो टॉक्सिक। तो निकल टॉक्सिसिटी का भी एविडेंस बहुत आ रहा है, स्टडीज भी आ रही हैं कि निकल टॉक्सिसिटी होती है। तो प्रेफरेबली हमको सो कॉल्ड स्टील भी अवॉइड करना चाहिए। मेटल में से सबसे सेफ मेटल है कांसा या पीतल, अंदर से कली किया हुआ, वो जो पुराना हमारा पांडे कली करालो वाला, तो वो मुझे लगता है मेटल्स में से वो। अदरवाइज अर्दन मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन आजकल आ गए गैस फ्रेंडली, और मुझे लगता है हमको कोशिश करनी चाहिए कुकिंग के लिए मिट्टी के बर्तनों में कुकिंग करनी, तो सबसे बढ़िया वो रहेगी। और जो हमारा लोहे का देगी लोहे का तवा है रोटी मेकिंग के लिए, वो भी कहीं ना कहीं ठीक है। और उसमें थोड़ा सा जो इन बिटवीन सा मेथड है कुक करने का, जैसे मिस्सी रोटियां बनाते हैं या पराठा बनाते हैं, इसमें स्लो आंच पे पराठा बनाने का थोड़ा सा स्टाइल बदल देना चाहिए। स्लो आंच पे पहले कुक करें, और उसके बाद लास्ट में जब उतारना है उसको, तो थोड़ा सा घी लगा के सेक लीजिए, आपका पराठे का स्वाद भी आएगा। वो पराठे के बैड फैट्स जो है फ्राइंग वाले वो भी नहीं आएंगे। अगर मिस्सी रोटी या पराठा खाना है तो उसको स्लो आंच पे, जो तवा है लोहे का तवा है, उस पर धीरे धीरे उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के, जो ऑयल जो होना चाहिए वो कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड जो ऑयल्स हैं हमारे, सबसे हमारे बढ़िया ऑयल्स हैं हमारे, जो सरसों ऑयल है हमारे रीजन का, उसके बाद कोकोनट है, तिल है, मूंगफली है, हमारे अपने ऑयल्स हैं। जो ऑलिव ऑयल हमारा अपना नहीं है, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा बाहर से आ रहा है, और ऑलिव ऑयल के बारे में थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है लोगों को कि ऑलिव ऑयल की इतनी मशहूरी हो गई है कि ऑलिव ऑयल जितना पैदा हो रहा है दुनिया में उतने ऑलिव के पेड़ ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। तो इसलिए ऑलिव ऑयल की जरूरत हमको नहीं है। तो वो हमारे अपने जो तेल है, वो जो हमारे रीजन में होते हैं, वही बढ़िया है। तो ये कुकिंग के मेथड्स पे थोड़ा सा। तो उसके बाद आ जाए हम प्रोसेसिंग में, जो इंडस्ट्री कर रही है। कोई भी इंडस्ट्रियल फूड है जो इज अ बैड फूड। इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री, अब फूड इंडस्ट्री ने क्या किया, ये फूड और फार्मा इंडस्ट्री दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने तबाही मचाई है पूरी। फूड इंडस्ट्री ने पहले तो एग्रीकल्चर में पूरी तबाही मचाई, पूरा केमिकल से भर दिया, पूरी की पूरी मिट्टी को, पूरे के पूरे पानी को, पूरे के पूरे खाने को, पूरा हर तरफ जहर ही जहर है। अब पंजाब में कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपको जो जहर मुक्त हो। वो हवा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, या मिट्टी ले लीजिए, या फूड चेन ले लीजिए, फुल ऑफ टॉक्सिन्स। तो पिछले 60 साल में जो हमने किया है, दैट इज हाईली डिजास्ट्रस एंड क्रिमिनल, जो हमने फूड के साथ किया है। तो डॉक्टर अवधेश ने जैसे फूड की पवित्रता के बारे में बात किया है, उसके तो हम आस पास भी नहीं है। उसका बिल्कुल उल्टा किया हमने, कि हमने फूड को बिल्कुल ही ऐसे समझा कि ये कोई पदार्थ है, इसको जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ लो, जो मर्जी कर लो, दिखने को फूड होना चाहिए बस। और फूड दिखता जरूर है, लेकिन उसमें फूड वाले जो गुण है वो कहीं ना कहीं गायब कर दिया हमने। उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी एक बहुत ही भद्दी किस्म का जो फूड के साथ खिलवाड़ा हुआ है, उसको भी हमको खत्म करना, चाहे वो एग्रीकल्चर में ग्रोइंग करने, उगाने में, चाहे वो स्टोर करने में, फिर पहले खेती के उगाने में भांत के जहर है, फिर उसको स्टोर करने में इतने धंधे जहर है। उसको स्टोर बड़े स्टोरों में डालोगे तो अब उसको बड़े स्टोरों में डालने की जरूरत क्या है? अब पैदा करो और कंज्यूमर को दे दो। बड़े स्टोरों में क्यों डाल रहे हो? उनको डिसेंट्रलाइज करो, लोगों को सिखाओ कि कैसे बढ़िया ढंग से स्टोर किए जाते हैं। मुझे बचपन में मैंने सब कुछ देखा हुआ, कभी साल 2-2 साल कभी गेहूं लगती नहीं थी बिना किसी केमिकल के, खाते रहते थे, दालें भी नहीं लगती थी। तो वो जो तरीके थे वो कहीं ना कहीं उसको और सोफिस्टिकेट किया जा सकता है, क्योंकि आज तो टेक्निक्स बहुत हैं।
जहाँ जहाँ केमिकल है वहाँ नेचुरल टेक्निक्स भी हमने वो सीख लिए लोगों से, एक दूसरे से। तो वो जो फूड को पैदा करना, स्टोर करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने में, फिर उसको रसोई में जाके जो करते हैं वो, ये सारे का सारा कहीं ना कहीं प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल फूड जो जितने में बड़े बड़े स्टोरों में पड़े हैं, बहुत ही रंगदार अट्रैक्टिव डिब्बों में, वो कहीं बहुत ही डेंजरस है। और हम अपने आप का उल्लू बना रहे हैं। जाते हैं स्टोर में, बच्चे देख देख के उसको उछलते हैं, बांध बांध के वो जो अट्रैक्टिव डिब्बे होते हैं, और हम उसको लेके देते हैं, अपनी जेब भी कटवाते हैं और जहर घर लेके आ जाते हैं अंडर द इम्प्रेशन कि हमने बहुत बढ़िया फूड ले लिया। ये बिस्कुट से पैकेट्स और ये जो बांध बांध के रेडीमेड और फास्ट फूड्स है, ये तो टोटली टॉक्सिक है, टोटली टॉक्सिक, सिकनेस जनरेटिंग। तो इनको हमको बिल्कुल पास नहीं आने देना है। तो इसलिए अपने घर में ऐसा कल्चर क्रिएट करें हम लोग कि 50% रॉ खाएं। रॉ खाने के तरीके क्या क्या, बहुत ही उत्तम तरीके हैं, बहुत ही डिलीशियस तरीके हैं। जैसे डॉक्टर अवधेश अक्सर क्या करते हैं, इसको जो सलाद नहीं खा सकता मुझे बुला दीजिए उसको, मैं उसको सलाद खाने लगा दूंगा, क्योंकि सलाद को इतना अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, इतना डिलीशियस बनाया जा सकता है। ये एक कला है, तो हमने KVM के प्लेटफॉर्म पे बहुत बार किया कि सलाद को कैसे आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, को देखने को भी बहुत अच्छा लगे, बहुत फैशनेबल लगे, बहुत मॉडर्न लगे, और बहुत टेस्टी भी हो, और खाने वाला वाह वाह करता रहे। उन्होंने बहुत सारे कैंप्स में विंदर जी की लीडरशिप में किया है, और लोग मांग के लेते हैं, भाग के हमको भी दो। सलाद, फ्रूट्स, जूसेस, ग्रीन जूस सब्जियों का और रेड जूस फलों का। उसके बाद चटनी को अपने कल्चर का हिस्सा बनाना बहुत ही उत्तम है। चटनी, सलाद में पत्ते डालना, जैसे डॉक्टर विष्णु चौधरी अक्सर कहते हैं कि पत्ते का इस्तेमाल, पत्ते सबसे हेल्दी डाइट होते हैं। लीव्स का इस्तेमाल बढ़ाना, किसी न किसी फॉर्म में पत्तों का खाना होता है। पत्तों में ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ये ग्रीन और हमारा रेड, पत्तों का ग्रीन भी बिल्कुल पास है, तो ग्रीन जाके सीधा ही रेड हो जाता है बॉडी में। तो ये कहीं ना कहीं वो हमको रॉ खाना, और उसके बाद आपको हल्का फुल्का कुक करके, जैसे सूप्स हैं वंडरफुल। तो ये चटनी, अचार, डॉक्टर कादर वली अचार के बड़े रिकमेंडेशन करते हो, फैन है पूरे। घर में बना हुआ अचार जिसमें कोई केमिकल ना डाला हो, घर में अचार बना के रखिए और सालों तक वो बड़ा बढ़िया रहता है अचार। तो भांत के अचार हमको हमारे कल्चर का हिस्सा रहे हैं, और आज फिर उनको प्रमोट करना चाहिए। उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, और फूड को हजम करने के लिए उसमें जो एंजाइम्स हैं वंडरफुल है। आप अचार के साथ खाएंगे तो बहुत ही जल्दी से, एकदम से डेड फूड को भी लिविंग करने के लिए वो हेल्प करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि गर्म करके वो एंजाइम्स को उड़ा दो, तो वो नेचर ने हर फूड के साथ एंजाइम डाले होते हैं। जब नेचर फूड पैदा करती है तो उस फूड को हजम करने के लिए उसके साथ ही एंजाइम डाल देती है। तो नेचर को पता है कि कोई एनिमल इसको खाएगा ऐसे ही। मतलब दूध बछड़ा पी रहा है, माँ का दूध पी रहा है सीधा अपने माँ के दूध उसके ब्रेस्ट से, तो उसके साथ वो दूध करने वाला एंजाइम भी ले रहा है साथ में। वो जाते ही उसका दूध जो है अंदर से हजम हो जाता है। जब हम उसको बॉयल कर देते हैं तो एंजाइम उड़ गया, अब दूध ही दूध रह गया, अब उसको हजम करने वाली चीज है नहीं वहाँ। और दूध के बारे में डॉक्टर साहब जैसे कहा कि ना आज का दूध है, आज का मनुष्य वो मनुष्य है जो दूध हजम कर लेगा। इसलिए ये क्वेश्चन को बार बार जो आता है कि हमारे तो पुरखे पीते थे, आज वो पुरखे भी नहीं है और आज वो दूध भी नहीं है। उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, क्योंकि बहुत समय लगेगा कि कैसे दूध बदल गया, कैसे आज का मनुष्य बदल गया है। तो आज का मनुष्य दूध हजम नहीं कर पा रहा, आज का मनुष्य नॉन वेज नहीं हजम कर पा रहा। हम बहुत हार्ड वर्किंग कोई व्यक्ति है तो मान लेते हैं थोड़ा बहुत नॉन वेज हजम कर जाएगा या दूध हजम कर जाएगा, लेकिन जो एक एवरेज व्यक्ति है जिसकी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क नहीं है, वो ये मिल्क और उसका नॉन वेज और ये फूड्स हजम नहीं कर पाएंगे। हम मिल्क में अगर बहुत ही किसी को, वैसे बॉडी को किसी भी एनिमल प्रोटीन की जरूरत नहीं है, एनिमल फूड की जरूरत नहीं है। ह्यूमन बॉडी डज नॉट नीड एनी एनिमल फूड, ये प्रूव हो गया। तो ह्यूमन बॉडी कैन वेरी हैप्पीली सर्वाइव ऑन प्लांट फूड्स।
ये चाइना स्टडी ने भी बहुत क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि प्लांट बेस्ड होल फूड खाने से कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, अगर हो गया तो वो भी ठीक हो जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो न्यूट्रिशन की स्टडी हुई चाइना स्टडी, उसकी वन लाइन कंक्लूजन है कि आप प्लांट बेस्ड होल फूड खाइए, अगर बीमार नहीं है तो नहीं होंगे, अगर हैं तो ठीक हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। कोई भी बीमारी हो, पुराने जुकाम से लेकर कैंसर तक, ये पूरे का पूरा एक फंडा जो है हमको समझना चाहिए कि हमको प्लांट बेस्ड होल फूड खाना है। और उसकी जो डिवीजन है जो हम करते हैं वो हम उसको 7 मील्स प्लानिंग कहते हैं। हम 7 खाने खाते अगर प्लान कर लें तो वो 7 खाने में सबसे पहले बिल्कुल उठने के इमीडिएटली बाद उठते ही हम पानी पीते हैं। पहले जो डॉक्टर साहब ने की ना खाने की बात, वो भी बात कर लें थोड़ी सी। ना खाना भी एक सबसे गोल्डन प्रिंसिपल है जो हमको हम बहुत ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं कि ना खाना, क्योंकि जब नहीं खाते तो इसका मतलब नहीं कि बॉडी कोई मर रही है उससे 1-2 दिन ना खाने से। ना खाने से बॉडी फुल्ली कंसंट्रेट कर जाती है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में और रिपेयर वर्क पे, क्योंकि उसके पास कोई और काम नहीं है। खाना हजम करने में 70% एनर्जी लगती है, बॉडी 70% एनर्जी खाने को हजम करने में लगती है, 30% बचती सिर्फ आपके पास। अगर आप हजम करने वाला खाना नहीं खा रहे तो 100% एनर्जी आपकी डिटॉक्सिफिकेशन और रिपेयर में लग जाएगी। और आज के मनुष्य को 2 चीजें बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि आज के मनुष्य की जैसी लाइफ है फुल ऑफ टॉक्सिन्स एंड फुल ऑफ स्ट्रेसेस, हमने अपनी लाइफ को ऐसी मारामारी में डाल दिया है कि हम वी आर फुल ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये दोनों जो टॉक्सिन पर जनरेटिंग फैक्टर्स हैं फिजिकल फूड में और माइंड में, टॉक्सिक फूड एंड टॉक्सिक माइंड, ये दोनों मिलकर के बहुत तबाही मचाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमको ये समझना जरूरी है कि इस विशेष सर्कल से हमने निकलना है और इनको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमको एक ऐसी प्रक्रिया अडॉप्ट करनी है जिसमें बॉडी हर रोज अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाए। तो उसके लिए हमको डेली बेसिस पे रात को जल्दी खाना, और उसके बाद अभी साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि अगर रात के खाने और सुबह के ब्रेकफास्ट में अगर हम 16 घंटे का गैप दे दें तो किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती आपको तंदुरुस्त रहने के लिए। मान लीजिए रात ने हमने बहुत जल्दी खा लिया, 6 बजे खा लिया, सुबह के 6 बजे तक 12 घंटे हो गए और 4 घंटे और ऐड कर सकते हैं अगर तो 10 बजे अगर ब्रेकफास्ट करेंगे तो 16 घंटे और 12 घंटे मिनिमम। सो 12 to 16 आवर्स की फास्टिंग जो है दैट इज ए वंडरफुल टूल। उसमें बॉडी पूरी कॉन्सेंट्रेट करती है आपको डिटॉक्सिफाई करने में। इसलिए मॉर्निंग का पहला मील जो है हम कहते हैं वो खाना जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। वो कौन क्या है? पानी में हम अल्कलाइन वाटर की बात करते हैं। डॉक्टर अवधेश बहुत ब्यूटीफुल अल्कलाइन वाटर बनाना सिखाते हैं, उस पर कभी फिर बात कर लेंगे डिटेल कि अल्कलाइन वाटर कैसे बनाना है घर में। वो लाखों रुपए वाली की जरूरत नहीं है हमको। हम अल्कलाइन वाटर और लिविंग वाटर, उसको लिविंग वाटर भी कह सकते हैं, लिविंग वाटर कैसे घर में बना सकते हैं, वंडरफुल टेक्निक्स है उसके, जो कभी फिर बात कर लेंगे। उसके बाद आ गया आपका नारियल पानी, ग्रीन जूस और काढ़े। तो ये 4 चीजें हैं, पानी, नारियल पानी, काढ़े और ग्रीन जूस। ये 4 चीजें जो डिटॉक्सिफिकेशन में वंडरफुल रोल प्ले करती हैं। ये हमारे फर्स्ट मील्स होने चाहिए सुबह, कम से कम 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए। और हमको ना तो चाय पीनी है, ना कुछ खाना है, ना कुछ नहीं करना, ना कोई फ्रूट भी नहीं खाना। फ्रूट भी हम खाएंगे उसके बाद। तो सेकंड मील है जिसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ब्रेकफास्ट में आजकल होटलों में अक्सर जाओ आप 5 स्टार होटलों में तो पहले फ्रूट सर्व करते हैं। वो उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया ये कि पहले फ्रूट खाएंगे वो, उसके बाद जो बैलेंस भूख होगी उसमें कुछ कुक्ड खाएंगे। तो ये शायद उसी अवेयरनेस से आया जो अभी प्रूव हो रहा है पूरी दुनिया में कि सुबह फ्रूट खाना एक वंडरफुल टूल है आपको तंदुरुस्त रखने का। और उसमें जो बहुत बड़े बड़े झूठ थे कि डायबिटीज वालों को फ्रूट नहीं खाना चाहिए, वो सब दूसरा उड़ गए हैं। डायबिटीज वालों को फ्रूट खाने की कोई मनाही नहीं है। अब जितना मर्जी फ्रूट खाइए, आपको फ्रूट कोई आपकी डायबिटीज को वर्सन नहीं करते। इवन किडनी वालों को जो फ्रूट लगातार मना किया जाता है, वो खुद 1-2 फ्रूट को छोड़ के, और वो हम डॉक्टर बिस्कुराज चौधरी से मेरी बात हो रही थी, तो किडनी वालों में पोटेशियम
क्या रॉ फूड खाने से बढ़ जाता है? उनका भी ये एक्सपीरियंस है कि जितना उन लोगों ने डरा रखा है अगर रॉ फूड खाओगे तो आपका पोटेशियम बढ़ जाएगा, और मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि वो बढ़ता नहीं है। फिर भी कोशिश रहना चाहिए, फिर भी कोशिश रहनी चाहिए पोटेशियम के बारे में, किडनी फेलियर वाले केसेस को। और थोड़ा सा हम कहते हैं कि फ्रूट और सलाद स्लो खाओ, और वो पर्टिकुलरली बहुत हाई पोटेशियम वाले फूड थोड़े से अवॉइड करो, जैसे केला है या सिट्रस फैमिली है शुरू में, जब तक आपका यूरिया, क्रिएटिनिन और किडनी जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये कहीं ना कहीं हमको ये फ्रूट्स वाला जो है फंडा, सेकंड मील जो है वो उसके बारे में है। थर्ड मील जो आपका है वो प्री लंच सलाद है, फ्रूट के बाद प्री लंच सलाद है। प्री लंच सलाद में वही जो क्वांटिटी डॉक्टर बसुरा चौधरी वाली जो बिल्कुल सही है कि फ्रूट खाने की क्वांटिटी है, आपकी बॉडी वेट को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका जो ग्राम्स में कर लीजिए, और सलाद भी उतनी है लेकिन वो दो इंस्टॉलमेंट में है, आधी लंच से पहले, आधी डिनर से पहले। और लंच और डिनर खाने से पहले खानी है, साथ में नहीं खानी, क्योंकि सलाद और फ्रूट हजम होने का मेथड ही अलग है और कुक्ड फूड खाने का जो मेथड ऑफ डाइजेशन है, हजम करने का तरीका अलग है। इसको मिक्स नहीं करना, पहले सलाद खा के फिर लंच करना है। और ये जो उसके बाद फिर पोस्ट लंच में इवनिंग स्नैक्स वाला टाइम है जो हमारा, जिसको हम चाय टी टाइम बोलते हैं, तो टी टाइम में काढ़ा दोबारा पी करके हम उसके साथ हेल्दी स्नैक्स की लिस्ट देते हैं पेशेंट्स को। वो हेल्दी स्नैक्स में क्या आता है? नारियल गिरी, ड्राई फ्रूट्स, सोक्ड सीड्स जैसे तिल है, अलसी है, चिया सीड्स है, ये या स्प्राउट्स। तो ऐसी हेल्दी स्नैक्स की हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, जो हेल्दी स्नैक्स हम इवनिंग टाइम पे ले सकते हैं। तो वो लेके फिर प्री डिनर फिर सलाद, फिर वो खानी है, सलाद खानी है, वो भी बॉडी वेट को 5 से मल्टीप्लाई करके, और बाद में डिनर खाना है। और लंच और डिनर जो खाना है, तो हम यूजुअली हम 2 बार कहते हैं अनाज खाने के लिए, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बच्चों को, एथलीट्स को, यंग लोगों को, बहुत एक्टिव लोगों को हम 3 बार भी मिलेट्स खिला देते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमको थोड़ी वीकनेस फील होती है, तो हम कह देते हैं कि आप 3 बार खाओ, 10 बजे खाओ, 2 बजे खाओ, 8 बजे खाओ, 10 बजे फ्रूट खा के खाओ, 2 बजे सलाद खा के खाओ, और रात को सलाद खा के खाओ। लेकिन सुबह उसमें से 1 बार खमीर जरूर खाओ। अगर हो सके तो सुबह जो पोस्ट फ्रूट खाना है, फ्रूट खाने के बाद जितनी भूख है थोड़ा सा वहाँ खमीर खाओ। तो खमीर इज ए वंडरफुल टूल, जो प्रोबायोटिक भी है, प्रीबायोटिक भी है। मिलेट्स का खमीर जो है वो प्रीबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी है, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। तो अनाज हम कहते हैं, अनाज की जो क्लासिफिकेशन है डॉक्टर खादर वाली की, मुझे लगता है वो अनचैलेंजेबल है कि उन्होंने अनाजों में 3 हिस्सों में बांटा है। उन्होंने एक अनाज कहा है नेगेटिव ग्रेन्स, जो बीमार करते हैं। और हमारी पंजाब जैसे रीजन की हमारी बदकिस्मती देखो, हमारे दोनों ग्रेन ही वाले हैं, गेहूं और चावल, वाइट राइस, दोनों ही सिकनेस जेनेटिक है। ओनली 2 ग्रेन जो नेगेटिव है वो है हमारे पंजाब की ज़्यादा पैदा होने वाली 2 फसलें, गेहूं और वाइट राइस। उसके बाद उन्होंने कहा न्यूट्रल ग्रेन्स, और न्यूट्रल ग्रेन्स का मतलब है हेल्दी व्यक्ति खाएगा तो हेल्दी रहेगा। अगर बीमार को ठीक करना है तो फिर आपको पॉजिटिव ग्रेन्स देने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव ग्रेन्स में उनके 5 ग्रेन्स आते हैं, वही है वो कोदरा, बाबी नानक वाला, और कुटकी, स्वांख, कंगनी और हरी कंगनी। ये पांचों मिलेट्स पॉजिटिव ग्रेन्स हैं। पॉजिटिव ग्रेन्स का मतलब ये बीमार को भी तंदुरुस्त करने की क्षमता रखते हैं। और इसमें डॉक्टर खादर ने जस्ट एम्पिरिकली ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाला, उन्होंने पूरा इनको एनालाइज किया, और 20-25 साल से वो रिसर्च करके ये पूरे के पूरे इसको परफेक्ट किया उस साइंस को। और आज उस साइंस को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा, और साइंस इतने वंडरफुल दे रही है। रॉ फूड प्लस 50% रॉ फूड प्लस मिलेट्स, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। उसके साथ दो आप बताएं मेडिसिनल प्लांट्स, डॉक्टर खादर वली के फेवरेट कशायस, काढ़े, या और भी ढंग है मेडिसिनल प्लांट्स लेने के, बहुत से और ढंग हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स को साथ सो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, 50% रॉ मिलेट्स, 2 टाइम या 3 टाइम, 2 टाइम मिलेट्स, और साथ में मेडिसिनल प्लांट्स। वंडरफुल कॉम्बिनेशन जो पूरा का पूरा आने वाले दिनों में मुझे एक पूरा के आने वाले 2 दहाके में, 20 सालों में, 10-20 सालों में पूरी की पूरी तस्वीर जो है सेल्फ हेल्थ की वो बदलने जा रही है। ये जो इन लोगों ने
क्रॉनिक एंड इनक्यूरेबल डिजीजेस को मान लिया कि ये तो जाएंगी नहीं, ये तो ह्यूमैनिटी को खाएंगी, ये पूरे का पूरा बकवास थीसिस है। ये बीमारियां पास्ट होने जा रही है, these are going to become the disease of past। 20 साल के बाद लोग बातें किया करेंगे, कभी शुगर बहुत ज्यादा हुआ करती थी, डॉक्टरों को समझ नहीं आता था कैसे इसको क्योर करें, वो पूरी उम्र सारी उम्र दवाइयाँ खिलाते रहते, ऐसे बातें होंगी। तो आने वाले दो डिकेड्स हैं, पर्टिकुलरली इस डिकेड के बारे में मुझे बिल्कुल यकीन है कि दिस डिकेड इज गोइंग टू बी द डिकेड ऑफ रेडिकल चेंज। वो रेडिकल चेंज अगर कॉर्पोरेट ने हाईजैक कर ली तो वो फूड को डिस्ट्रॉय कर देंगे उनके पास। अगर मुझे पूरा यकीन है कि वो हाईजैक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आज लोगों को सत्य समझाने लगा है। उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे उसके प्रूफ मिल रहे हैं कि लोग उस तथ्य को, सत्य को समझने लगे हैं जो मनुष्य जाति के लिए एक फ्यूचर होने जा रहा है। तो हाँ, वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी असर्ट करेगी इसमें जो हम जैसे लोग बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब आगे स्प्रेड कर सकते हैं अवेयरनेस। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हमारी जो गिनती है, हमारा काफिला जो है बड़ा हो रहा है। और आने वाले एक डिकेड में और उसके बाद दूसरी डिकेड में हम लोग पूरी की पूरी दुनिया का नक्शा बदलेंगे। और फूड के और जो इकोलॉजिकल फार्मिंग से लेके जो क्वांटम फूड का जो कंसेप्ट है, क्वांटम हेल्थ का जो कंसेप्ट है, होलिस्टिक हेल्थ का जो कंसेप्ट है, जो डॉक्टर अवधेश ने वो बात की कि हम लोग जो हॉस्पिटल खोल के कोशिश कर रहे हैं कि एक मॉडल क्रिएट किया जाए, तो वो पूरे का पूरे का हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करेंगे जो पूरी मनुष्य जाति के लिए होगा। और उस मनुष्य जाति के में जो हमें रिस्पांस मिल रहा है पूरी दुनिया से इस डाइट को और इस होलिस्टिक हेल्थ केयर को, वो बहुत ही बढ़िया है। और हर महीने, हर रोज हमको जो रिस्पांस बढ़ रहा है मैं बहुत उसके लिए खुद भी हर्षित हूँ, खुश हूँ। और हम सब लोग खुश हैं कि लोग हमारी बात सुनने लगे हैं। तो हम पिछले विंदर जी हम और मैं और बाकी दोस्त जो थे, पिछले 15 साल में कभी ऐसे लगता था कि पता नहीं हम शायद पागलों की तरह ऐसी बातें करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो 15 साल जो पिछले बहुत हार्ड वर्क किया है हम लोगों ने, तो उसकी वजह से हम लोग दोस्तों को इकट्ठे कर पाए। जो पहले स्कैटर्ड थे, अपनी जगह पे काम कर रहे थे, लोगों को दिख नहीं रहा था, वो इकट्ठे हो रहे हैं। और हम एक ऐसी मूवमेंट, ऐसी लहर, ऐसी अवेयरनेस की जो पूरी स्प्रेड करेंगे कि ये पूरे का पूरा सिस्टम बदलेगा और बहुत एक सुंदर भविष्य की जो उम्मीद लेके हम लोग चल रहे हैं। और मुझे लगता है जरूर हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वक्तव्य डॉक्टर आजाद जी का। कुछ सवाल हैं डॉक्टर साहब, कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं। जैसे एक पल्लवी विश्वास है, उनका सवाल है आपके लिए कि ब्रोंकियल अस्थमा में हम लोग क्या खाएं, क्या ना खाएं, या क्या करें ना करें। आप कुछ उसके पर प्रकाश डालिए प्लीज। सुनील जी, ये जो अस्थमा है, इसके अब जनरली बात कर लेते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में। ये इनको जनरली हम कैटेगराइज करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, जैसे डॉक्टर साहब है, बसअप हो जाती है और अस्ट्रे चली जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि एक बात को हम समझ रहे हैं कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स कोई भी प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति का प्रोटीन यूज नहीं कर सकती। इस बात को बहुत ही गहरे से हमको समझना है। हम लोग बड़े प्रोटीन्स के फैन हैं, तो ये बहुत ही रिडिकुलस सा इशू है, क्योंकि प्रोटीन तो हम यूज ही नहीं करते। अब मुर्गे का प्रोटीन तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुर्गे के प्रोटीन मेरे जाके मेरी बॉडी में थोड़ा लगना है। तो कोई भी प्रोटीन हम मुर्गे का खाएं, बकरे का खाएं, दूध का खाएं या प्लांट्स का खाएं, वो सब प्रोटीन्स एक बार टूटते हैं। इसमें टूटते हैं अमाइनो एसिड्स में। जैसे माला, प्रोटीन एक माला है, 24, 25, 30 रंग बिरंगे मनकों की, वो जाके हमारी इंटेस्टाइन में अकेला मनका अलग होगा। और वो जो अमाइनो एसिड है पूरी की पूरी लाइफ के सेम है। आप देखिए क्या वंडर है नेचर का कि वो 24-25 अमाइनो एसिड वही है पूरी प्रजाति के, लेकिन उनके प्रोटीन्स बिल्कुल अलग अलग है। तो हर प्रजाति का प्रोटीन अपना है, कोई प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति का प्रोटीन नहीं यूज कर सकती। और नेचर ने क्यों बैरियर क्रिएट किया? आप उसका लॉजिक समझिए नेचर का। नेचर, अब मान लीजिए
मेरी बॉडी में मुर्गे का प्रोटीन जाके मेरे बॉडी में लग जाए और मैंने बच्चा पैदा करना है, मेरे शुक्राणु में भी वो मुर्गे का प्रोटीन जाएगा, माँ के अंडे में भी मुर्गे का प्रोटीन आएगा, तो बच्चा क्या पैदा होगा? हो गया ना डिजास्टर। नेचर ने स्पीसीज की प्योरिटी को बचाने के लिए एक बैरियर खड़ा किया है कि कोई भी एक प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति के प्रोटीन को ऐसा यूज नहीं कर सकती। तो उस बैरियर को हमने इस आज की मॉडर्न लाइफ में उसको हमने अपनी बेवकूफ़ियों से उस बैरियर को खराब कर दिया है, क्योंकि वो बैरियर इंटेस्टाइन में था। इंटेस्टाइन में एक पावर थी, जब तक वो मणका टूट ना जाए वो खून में नहीं जाएगा। अब क्या हो रहा है कि लीकी गट नाम की चीज होती है, उसको बोलते हैं लीकी गट। लीकी गट का मतलब क्या है कि हमारे इंटेस्टाइन का फिल्टर खराब हो गया। जैसे हमारे नल का, बोर का, ट्यूबवेल का फिल्टर खराब हो जाए तो उसमें रेत के कण आने लगते हैं, सैंड के। तो हम क्या कहते हैं कि ये फिल्टर खराब हो गया, अब इसको निकाल करके फिल्टर ने। उसका मतलब क्या है, अभी हमारी इंटेस्टाइन का जो फिल्टर है वो खराब हो जाता है, तो उसमें लीकी गट होती है। तो उसमें क्या होता है, जब वो प्रोटीन टूटते हैं तो वो जो इन बिटवीन साइज सिचुएशन होती है उसको कहते हैं पेप्टाइड्स। गुच्छे, माला तो टूट गई लेकिन पहले गुच्छों में टूटी, फिर उसने केले टूटना था, लेकिन इससे पहले कि वो केले में टूटती है वो गुच्छा खून में चला गया, वो फिल्टर खराब है, लीकी गट। तो जब वो गुच्छा खून में जाता है तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि ये कहाँ से आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए था। तो आएगा तो वो उसकी तो पूरी की पूरी नेचर का लॉ डिस्टर्ब होता है कि वो मान लीजिए गुच्छा जाके उसके बॉडी में लग जाए कहीं, तो आगे का बच्चे का हालत होगा। उसने बच्चा पैदा करना है, एक तो वो बीमार होगा तो छोटी बात है ना। अगर वही प्रोटीन उसके शुक्राणु में लग गया, स्पर्म में लग गया या अंडे में लग गया, तो बच्चे में क्या तबाही मचाएगा आगे जाके। बच्चा कैसे पैदा हो गया आप सोच भी नहीं सकते। तो इसकी वजह से, वो लीकी की वजह से एक हम जो प्रोटीन के साथ हरकतें की हमने, जो फूड के साथ हरकतें की, वो प्रोटीन बदल गए हैं। अभी वो प्रोटीन जो नए आ रहे हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स में प्रोटीन आ रहे हैं या हाइब्रिड में जो प्रोटीन आ रहे हैं, वो हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं करती। वो कहती है कि ये कहाँ से आ गया, ये तो कुछ और तरह का थे पहले। तो मान लीजिए गेहूं का प्रोटीन बदल गया। अब गेहूं देखने को गेहूं है, लेकिन मुझे लगता है उसका प्रोटीन बदल चुका है, क्योंकि एलर्जी क्यों हो रही है, इतने लोगों को एलर्जी हो रही है। तो ये सारे का सारा फंडा प्रोटीन का हमको समझना है कि और लीकी गट को समझना है। और वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो अस्थमा की बात कर रहे थे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ है कि जब वो प्रोटीन, गलत किस्म का प्रोटीन हमारी ब्लड में जा रहा है, हमारी बॉडी जब उसको अटैक करती है तो उसको वो कंफ्यूज जाती है, वो अपने प्रोटीन को और उसके प्रोटीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, दुश्मन और दोस्त को, और अपने सेल्स को भी डैमेज करने लगती है। तो उसको बोलते हैं ऑटोइम्यूनिटी। ये ऑटोइम्यूनिटी का प्रोसेस इतना वास्ट है, हम सब में चलता है। ये नहीं कि जो बीमार है, अस्थमा का मरीज है या एसएलई का मरीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज है, वही सोरियासिस का मरीज है, वही सिर्फ मरीज है ऑटोइम्यूनिटी के। हम सब लोग मरीज हैं। हमको अगर फाइब्रोमाइल्जिया हो रहा है, हमारे हाथ पांव दुख रहे हैं, या मान लीजिए हमको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो रहा है, हम थके रहते हैं, वो हो सकता है वो भी ऑटोइम्यूनिटी हो। तो ऑटोइम्यूनिटी को करने के लिए वो जो डॉक्टर साहब ने शुद्धि, जो स्पिरिचुअल नेचर, उसका क्वांटम नेचर है फूड की, उसको खाने की पवित्रता को बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा से उसको बचाना और नेचर को डिस्टर्ब किए बिना फूड प्रोड्यूस करना, ये बहुत ही जरूरी है आज के ज़माने में। नहीं तो आने वाली जो नस्लें हैं वो बहुत, उनका भविष्य जो है बहुत धुंधला है। इसीलिए क्योंकि फूड को हम जो जैसे उसको उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आगे जाके बहुत डिसास्टर्स उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। तो ऑटोइम्यूनिटी उसमें एक है। तो इसलिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और फॉर्चुनेट है सुनील जी कि ऑटोइम्यूनिटी इज क्योरेबल विद फूड। सारे के सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वंडरफुली ठीक हो रहे हैं। और मैं अभी तो एक्सपीरियंस इतना हो गया कि ऑलमोस्ट हम प्रेडिक्ट करने लगते हैं। मैं पेशेंट को अक्सर क्या बोलता हूँ ऑटोइम्यूनिटी वालों का कि आपको 1 महीने में थोड़ी चेंज लगेगी, 3 महीने में आपके जो सिम्टम्स हैं ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, और लेकिन क्योर होगी 1 साल में। तो ये लगभग एक टाइम फ्रेम हम भी बता सकते हैं कि आपकी जो ऑटोइम्यूनिटी है 1 साल में वो पुरानी जो आपका मेमोरी थी उसकी, या वो जो लीकी गट थी, वो क्योर हो जाएगी, और 1 साल के बाद आप अस्थमा के पेशेंट नहीं रहोगे। वो ऑलमोस्ट वही रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसलिए ऑटोइम्यून वाले उनको बड़ा क्लियरली मैसेज दीजिए आप, चाहे वो सोरियासिस है, स्किन डिसऑर्डर है, एक्जिमा है, अस्थमा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको सिंगरेनी बोलते हैं वो है, या ये कुछ भी ऐसी कोई बहुत सारी लंबी लिस्ट है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की। तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सारे के सारे क्योरेबल A to Z। अभी एक प्रश्न सोरियासिस के विषय में यही आया था, तो उम्मीद है कि उनको जवाब मिल गया होगा
मैं हाँ, इसमें बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। जोड़ देता हूँ। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम कहें इसको अस्थमा को या किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को, तो उसमें भोजन के विषय में जो थोड़ी सावधानियां रखनी होती है, वो छोटी छोटी सावधानियां जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो ये है, जैसे आप भूख से कम भोजन करें, रात में जल्दी भोजन करें, और ऐसा भोजन जो पचने में भारी हो, कफ को पैदा करता हो, इन्फ्लामेटरी फूड हो, वो ना लें। इसके अलावा हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च है, पीपली है, गर्म पानी है, जितने भी गर्म मसाले हमारे हैं, लाल मिर्च को थोड़ा कम रखते हुए, वो सभी के सभी जो अस्थमा में काफी उपयोगी हैं, क्योंकि ये कफ को कम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। हल्दी तो इसमें बहुत ही उपयोगी है। और ऐसे मामलों में हमारे यहाँ दही को सख्त मना किया जाता है, दही का सेवन ना किया जाए। दही के बदले बटर मिल्क या छाछ का सेवन किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह से ऑटो इम्यूनिटी में ही बहुत उपयोगी है, जो गिलोय है वो बहुत उपयोगी है, तो उसका सेवन भी करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में चाहे अस्थमा हो चाहे सोरियासिस हो, दोनों में ही स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए 6 से 7 घंटे की बढ़िया नींद हो, श्रम और विश्राम का संतुलन कैसे ठीक होगा, तो फिजिकली खूब एक्टिव हो, और सबसे बहुत ही आत्मीयता से, मन से, प्रसन्नता पूर्वक मिलते रहें, जुलते रहें, काम करते रहें, तो इससे बहुत आराम मिलता है इस ऑटो इम्यूनिटी में। तो अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, एक किसने पूछा है अपने डॉक्टर अवधेश जी से, जिस प्रकार हम मांसाहार के लिए मना करते हैं, लेकिन पौधों में भी तो प्राण होते हैं, तो क्या पौधों का या सब्जियों का सेवन भी किस तरह से पशुओं के सेवन से अलग है? डॉक्टर अवधेश जी। जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं इसमें जो डॉक्टर आजाद ने बोला, तो आपने जो सोरियासिस और जी ऊंचा बोलिए थोड़ा, आपके ना वो हाँ सोरियासिस आवाज क्लियर नहीं आती। ब्रोंकियल, अब ठीक है? अब ठीक आवाज है। आ रही? हाँ जी, थोड़ा बुलंद आवाज में बोलिए। सोरियासिस और ब्रोंकियल अस्थमा जिनकी बातें हुई थी, उसमें जिन्होंने भी पूछा था और जो श्रोतागण है को कंफ्यूज ना करते हुए, इसके प्रोटोकॉल्स बड़े सिंपल हैं, हम उसमें कंफ्यूज ना हो। पहली बात ये है कि ये ऑटो इम्यून ये डिसऑर्डर है, जैसा आजाद साहब ने बताया। दैट मीन्स योर इम्यून सिस्टम इज वर्किंग अगेंस्ट यू, इसी को ऑटो इम्यून। इम्यून सिस्टम कहाँ है बॉडी में, कहाँ है, ये भी समझना जरूरी है। 70 to 80% of your immune system is inside your gut. 10 to 20% बाहर में, स्किन में भी है, लंग्स में भी है, सब जगह है, बट 70 to 80% of the immune system is in the gut. ज्यादातर जो इरिटेटिंग फैक्टर्स हैं इम्यून सिस्टम के, वो ज्यादा, तो वो जब खाते हैं तो जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स और ग्लूटेन ठीक से आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक से आइडेंटिफाई किया हुआ चीज, एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ग्लूटेन, अगर ये अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें, क्यों मैं ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, अस्थमा में दूध, दही, घी, पनीर का कभी भी यूज किया जाए, अस्थमा ठीक नहीं है, मेंटेन मैनेज हो जाए, क्योर नहीं है। इसीलिए एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ग्लूटेन अगर बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि 90% ऑफ द ऑटो इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ दैट। ग्लूटेन का मतलब है, आप रोटी कह लीजिए, ब्रेड कह लीजिए, मैगी कह लीजिए, पास्ता कह लीजिए, यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लूटेन। दिस हैज टू बी आउट ऑफ योर प्लेट। अगर ये है तो ये सभी चीजें क्योरेबल हैं विथ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन, ज्यादा मॉडिफिकेशन की भी बहुत जरूरत नहीं है। यस, जो आधा खाने की बात आप कर रहे थे, जब भी आप कम खाएंगे, इंटेस्टाइन ज्यादा नहीं खुलेगा, तो डायफ्राम ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे रहेगा, और लंग्स एक्सपेंडेड रहेंगे, तो आप ज्यादा सांस ले पाएंगे, और ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर थ्रू आउट द नाइट। जब आप सोते हैं, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो एंटीऑक्सीडेंट से So that is, I just wanted to emphasize on that. इसमें कहीं कोई confusion नहीं होना चाहिए। Animal products and gluten.
अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज ज्यादातर ठीक हो जाएंगे। एक तो वो, प्लस उसमें कई छोटे छोटे मॉडिफिकेशन है, बट मेजर मॉडिफिकेशन नहीं। दूसरा जो प्रश्न ये किसी ने किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग का, आप देखें as far as quantum is concerned, नॉन लिविंग और लिविंग का जो ये पर्दा था वो भी हट गया। एवरीथिंग इज क्वांटम। जो नॉन लिविंग हम समझते थे वो बिहेवियर उसका नॉन लिविंग बना है नहीं। दैट इज हाउ क्वांटम वाज डिस्कवर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। तो इट इज अ बट दीज थिंग्स जो नेचर ने हमारे लिए बनाए वो बिल्कुल एसिमिलेट हो जाते हैं और बिल्कुल आइडेंटिफाई होते हैं और बिल्कुल ये बॉडी स्टार्ट्स गिविंग यू अ मैसेज कि ये चीज मेरे लिए ठीक है। वो मैसेज सुनने के लिए थोड़े कान प्रखर करने पड़े, सुनाई भी पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक ये न्यूटोनियन और आपने जो टर्म यूज की है न्यूटोनियन और क्वांटम, इसको जरा सरल भाषा में समझाएं। ये इसका मतलब क्या है, कैसे समझें इसको, न्यूटोनियन और क्वांटम? एक चीज होती है सूक्ष्म शरीर, एक चीज होती है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर इज जैसे किडनी फेल कर गई तो किडनी अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग क्वांटम फील्ड्स का है। जैसे गाड़ी में कार्ब्यूरेटर खराब हो गया तो कार्ब्यूरेटर रिप्लेस करते हैं तो गाड़ी ठीक चलती रहेगी। गाड़ी के संदर्भ में तो ये बात ठीक है, बॉडी के संदर्भ में ये बात ठीक नहीं। बॉडी में 2+2 4, बॉडी के बाहर संभव है। बॉडी के अंदर 2+2 could be 22, it could be 222, it could be 2022, it could be any other figure। 2+2 4 भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। इसीलिए बॉडी बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे। न्यूटोनियन फिजिक्स से जैसे हम सोचते हैं कि बॉडी वैसे बिहेव करती है कि एक बार कार्बोरेटर है, फिर यहाँ से पेट्रोल इंजेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स फ्यूल आना चाहिए, तो खाने से फ्यूल आएगा। वी आर ट्राइंग टू ये कोरिलेट अ मशीन विद दिस मशीन। नहीं, दिस मशीन इज वेरी डिफरेंट। इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन इन द कॉस्मोस टू यूज इट। इसीलिए न्यूटोनियन फिजिक्स से ये मशीन नहीं चलती। ये बात जैसे ही आप किसी भी कितने भी बड़े सर्जन हो नहीं हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसमें, इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू एक्चुअली नो दिस। मान लीजिए पल्स किसी का 72 है, 72 पल्स है। 1 पल्स मीन्स 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में हार्ट 70 ml ब्लड निकाल देता है। अगर एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड निकला और 1 मिनट में 72 पल्स हैं, तो 1 मिनट में हार्ट से कितना ब्लड निकला? 70 into 72, that comes to around 5 liters। बॉडी में 5 लीटर ही ब्लड, which means एक ब्लड का सेल जो हार्ट से चला वो वापस हार्ट में आ गया 1 मिनट के अंदर। एंड एज मेंशन्ड 1 लाख किलोमीटर का एंडोथेलियम है, उसको क्रॉस करके आया 1 लाख किलोमीटर इन 1 मिनट टाइम। ये न्यूटोनियन फिजिक्स से ये कल्पना भी संभव नहीं, इसलिए ये क्वांटम से चलता है। न्यूटन, आप कोई ऐसा पंप बना सकते हैं जो 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर पानी फेंक के खींच ले? हमारे फिजिक्स में ये संभव, और हम 1 लाख किलोमीटर फेंक के खींच रहे हैं। इसीलिए ये बात समझने वाली है कि ये न्यूटोनियन लॉज बॉडी फॉलो नहीं करती, ये क्वांटम लॉज। जी, बहुत सुंदर। एक व्यक्ति का प्रश्न है कि जो कुक्ड फूड है वो क्या, उसमें क्या होना चाहिए, और जो आइडियल रॉ फूड है वो क्या हो? तो आइडियल रॉ फूड, जो भी फूड मदर प्लांट से निकल गया, आई विल रिपीट फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग। मदर प्लांट से जो चीज डिटैच हो गया वो डेड होने की स्थिति में आ रहा है, वो लाइव फूड नहीं। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो रही है।
आप जो सैलेड्स खा रहे हैं वो मदर प्लांट से कब डिटैच हुआ था हमें आइडिया नहीं। तो उसमें आप बहुत सी एनर्जी ना ढूंढें। इसीलिए स्प्राउट्स आर लाइव, अभी वो चल रहे हैं, उसमें जितनी एनर्जी होगी उतनी सैलेड में नहीं, और कुक्ड फूड में उससे बहुत कम, जीरो के बराबर। इसके लिए एक वो आता है टूल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेजर करता है। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि उससे आप जब मेजर करेंगे, वो जो मीटर शो करता है, वो मीटर कुक्ड फूड में जीरो पे ही रहता है, वो उठता ही नहीं। सैलेड्स में थोड़ा सा उठता है, जैसे ही स्प्राउट्स आएंगे वो बिल्कुल मैक्सिमम पे चला जाता है। सो इट्स ट्राइंग टू टेल यू कि ये बिल्कुल लाइव फूड है। ये सुनील जी, डॉक्टर आजाद को भी जरा ये जो है कच्चा और पक्के वाला जो मामला है उसमें, आजाद साहब आप बताइए। नहीं एग्जैक्टली सवाल क्वेश्चन क्या है? आइडियल फूड में क्या खाना चाहिए और आइडियल रॉ फूड क्या हो, और पके हुए कुक्ड फूड में क्या रहना चाहिए, ये बड़ा अच्छा विषय है। नहीं बस नहीं, कुक होल चीजें तो अगर प्लांट बेस्ड होल फूड खाना है तो उसमें होल फूड का आपने देखा ना कि 25-50% रॉ खाना है, बाकी 50% को कुक करते रहना। कुक खाने वाले फूड्स मुझे लगता है वेल नोन है, उसको यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो अनाज है या दालें हैं या सब्जियां हैं या जो भी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन उनको कुकिंग का मेथड ठीक होना चाहिए। बस उनका मेथड वही है, स्लो आंच पे धीरे धीरे कुक करना, मिट्टी के बर्तन में करना आइडियल है सबसे। और अगर उससे नेक्स्ट बॉइलिंग है और स्टीमिंग है तो वो अवॉइड करना है। बस ये मुझे लगता है, इसके लिए कुछ ज्यादा डिटेल में जाने क्या। ठीक है, इसी विषय को समझते हुए अभी नीसा के प्लेटफॉर्म पर एक काम और हम करने वाले हैं कि चूंकि ये भोजन वाला पूरा विषय ये घर की गृहिणी या महिलाओं का रहता है, और ऐसी एक परिकल्पना भी है, मान्यता भी है कि यदि घर की महिला गृहिणी इस भोजन के विषय को ठीक प्रकार से समझ ले तो पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। तो इसी काम को पूरा करने के लिए नीसा के प्लेटफॉर्म पर ही हम 1 अगस्त से लेकर के और 8 अगस्त तक एक वर्कशॉप का आयोजन करने जा रहे हैं, जो 2 घंटे की रहेगी और लगभग 1000 लोगों की भागीदारी उसमें तय किया है हम लोगों ने। और उसमें जो भी व्यक्ति, जो भी महिला खासतौर से उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो हमारे वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें, और उसमें निःशुल्क है उसका रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन। 9 दिन के भागीदारी के पश्चात जो पूरा कंप्लीट कर लेंगे का मतलब है कि एक भी दिन उसमें एब्सेंट नहीं होना है, ताकि हम वो वर्कशॉप में उनकी ट्रेनिंग पूरी कर सकें। जो वो ट्रेनिंग पूरी करेंगे हम उनको एक सर्टिफिकेट देंगे, भाई उन्होंने हमारी ट्रेनिंग पूरी की है। और निश्चित रूप से जो एक बहुत बड़ा आंदोलन है कि भोजन के माध्यम से गृहिणियों को ट्रेनिंग दे करके भोजन के माध्यम से हम घर का स्वास्थ्य सुधारें, घर के बाद समाज के बाद राष्ट्र का स्वास्थ्य सुधरे, उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल है। तो मुझे लगता है कि जितने हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको अपने अपनी घर में इस बात का प्रचार करना चाहिए और महिलाओं को प्रमोट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो वो इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। सुनील जी, उसका मैं वो बता देता हूँ लिंक। उसका लिंक मैं इसमें थोड़ा सजेशन देना चाहता हूँ, जो महिलाओं के अलावा पुरुषों को बाहर ना किया जाए। इसमें पुरुषों को बाहर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर साहब वो जो टीम को जिसको जिम्मेदारी दी थी, इस बार उन्होंने फिक्स कर दिया, जैसा कर दिया अब हम उस पर पार्टिसिपेशन के लिए बाहर नहीं करना चाहिए ना। वो ठीक है, लीडिंग रोल ना प्ले करें मेल से, लेकिन पार्टिसिपेशन के लिए तो बाहर नहीं करना चाहिए ना। ये है कि आप अपनी पत्नी या बेटी को बिठाओ और साथ में बैठ जाओ, चुपके से बैठ जाओ, ठीक बात है। अच्छा, उसका जो लिंक है www.nisa.org.in, इस पर उसका फॉर्म और रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सुनील जी, कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए। 2 लोगों के हाथ खड़े हैं इसके अंदर, एक बलजिंदर जी हैं और एक डॉक्टर टी शिवा प्रसाद रेड्डी हैं। जरा इनको, बलजिंदर जी क्या कहना है? बलजिंदर जी पूछो जी। सर मैं पूछना चाਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 100% ਦੀ ਰਾ ਫੂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ
ਵੀ ਮਿਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਮਿਲਟ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਏ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਿਲਟ ਤਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਰਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ 100% ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਲਓ, 50% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਈ ਖਾਣਾ। ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल जब फूड है माइंडफुलनेस चाहिए, उसमें माइंडफुलनेस चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी क्या मैसेज दे रही है इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी मैसेज दे रही है तो बहुत बढ़िया, तो खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी बॉडी मैसेज दे रही है कि नहीं थोड़ा सा मुझे दूसरा भी खाना है तो दूसरा खा लीजिए। तो 50% के ऊपर अड़ियल किस्म का बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी टॉलरेट करती है तो बहुत बढ़िया, जितना रॉ खाएंगे उतना हो सकता है आपके लिए अच्छा। और या बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, जैसे डॉक्टर अवधेश भी ले रहे हैं हम उसका स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट्स, तो कैंसर जैसी बीमारियों में ये वाला फंडा बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि रॉ अल्टीमेटली इज मोर क्योरिंग एज कम्पेयर टू द कुक फूड। तो इसमें रॉ फूड हम ट्राई कर सकते हैं उन पेशेंट्स में जो हाईली डेंजरस किस्म की जो खतरनाक बीमारियां उससे पीड़ित हैं, उसमें हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। जी डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर शिवा प्रसाद जी कुछ कह रहे थे। डॉक्टर अवधेश, मैं एग्जैक्टली अगर ये जेंटलमैन 100% रॉ पे आ गए हैं ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बॉडी की सुननी जरूर चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुक फूड का कई बार बॉडी के अंदर से डिमांड आता है, वो चाहत जो होती है वो आपकी चाहत नहीं है, वो बैक्टीरिया की चाहत, और वो बैक्टीरिया जो आपको पाल रहे हैं, तो उसकी बात सुननी जरूरी होती है, क्योंकि वो अगर ना सुनी जाए तो कई बार वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। So what Dr. Azad said, I fully concur with him, and I am in concurrence with whatever he said. But cancer patients के लिए, yes, cancer patients के लिए हम 100% raw, but we are introducing fermented foods, yes, that is required for the bacteria, because we are also changing the microbiome. Apart from the nutrition that we are giving, we are changing the microbiome so that stem cells are changed and the whole outlook of the disease changes. जी, तो ये मैं बता दूं दर्शकों को, ये डॉक्टर आजाद और डॉक्टर अवधेश पांडे जब बोलते हैं वी आर चेंजिंग, वी आर डूइंग, तो ये समझ लीजिए ये दोनों इकट्ठे मिलके कुछ करने वाले हैं। और ये दोनों आचार्य मनीष जी के साथ मिलके, और उसमें विश्वरूप राय चौधरी भी हैं, ये जीरकपुर, चंडीगढ़ के पास जो जीरकपुर है, वहाँ इन लोगों का राजीव दीक्षित मेमोरियल हॉस्पिटल है जो अभी शुरू हुआ है, उसमें ये सारे ये चीजें अवेलेबल हो रही हैं। वहाँ ऑर्गेनिक फूड भी मिलेगा। मैं ये बता लोग वहाँ इन दोनों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी बोलिए। Yeah, my straight question to both of the esteemed guests. It has been a wonderful learning experience. Though I am trained very much earlier in both organic farming and vermicompost decades back, which I have been putting into place everywhere. The vegetables and the fruits these days are ripened with chemicals. How do we eat raw? The second aspect, is it not healthy drinking hot water, and is it not healthy to get exposed to morning sun? Sir, I will take your second question. I'll tell Dr. Azad to take the first one. I'll take your second question. In physics, we had read energy can neither be created nor destroyed. So if you're drinking hot water, that is called energized water. So you are already putting energy. That's very good for you. If you're taking cold water, you are spending energy to bring that water to the temperature of the body so that it can be absorbed. So you are spending energy if you're taking cold water. So it is a very good idea to take hot water. And it's very good for the skin, especially for ladies who are listening to me. If they switch over to hot or warm water,
their skin will be glowing. Like the Southeast Asian countries, any country you go, and if you say water, it means hot water. It does not mean normal water. It means hot water. They don't give normal water also. You go to China, you go to any Southeast Asian countries. So that's how it is. Yes, so that is the question, and I'll tell Dr. Azad to take the first नहीं one. सूरज वाली बात भी आप कर लो ना, वो बढ़िया करोगे. No, साउथ में केरला सूरज. से केरला, आई एम सन इन लॉ ऑफ केरला, The- वेयर आई एम बीमिंग इट लाइव. चूडू वेलम बोलते हैं यहाँ, हॉट वाटर. दे गिव यू ओनली हॉट वाटर. Yes. Now, sun, the only source of energy on planet Earth is the sun. Irrespective of whatever is there, many times people say, दूध से कैल्शियम आता है. How do you know? The science is there to prove it wrong. दूध से कैल्शियम जाता है, आता नहीं. When you take other species, it creates a lot of acidity. Calcium comes out from your bones and teeth. Teeth turn black. The calcium comes out to buffer that acidity. So instead of gaining calcium, you are losing calcium. There are studies now which have proved it. The only source of energy for the whole planet Earth is the sun. There are sun gazers community. They don't eat or drink anything. They just watch the sun and they are living. You can Google and find out. There are sun gazers who are living for years together without any food or drink. So the energy is coming. That is how it was thought that this body does not function at the Newtonian level. It functions at the quantum higher level. And sun is the source of all energy on planet Earth. All energy. प्रत्यक्ष देवता, इससे बड़े देवता कहाँ? जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. I think the other part, I think Mr. Azad, Dr. Azad साहब मुझे आंसर करेंगे. क्या था The वो? chemical क्या था? vegetables, chemical fruits और मलाई मार के जो पंजाब से आता है तो उसको. तो वो जो राइपनिंग है, एक्चुअली केमिकल से राइपनिंग तो करना बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो राइपनिंग के नेचुरल मेथड नोन है. जैसे केला है, केले का नेचुरल मेथड नोन है कि वो बर्फ से बहुत बढ़िया पकता है. और हमारे यहाँ तो उसको ठंडे पे रखिए या थोड़ा सा वाम पे रखिए. तूड़ी हमारे यहाँ तो जो भूसा होता है, भूसे के कमरे के अंदर उसको ठूस देते थे कच्चे केले को और पक जाता था वो. छोड़ दिया लोगों ने. तो नॉन केमिकल मेथड्स ऑफ राइपनिंग फ्रूट is well known as a phenomenon in our society. So those should be adopted. Why add chemicals for ripening? तो एक तो No, we are buying only chemical vegetables and fruits, na Doctor sir. Then how do we बैन eat करना raw? चाहिए मुझे. नहीं, बैन करना चाहिए वो केमिकल राइपनिंग बिल्कुल बैन करना चाहिए. वो बैंड है मेरे ख्याल में बैंड है वो ये इलीगल हो रहा है जो कुछ हो रहा है. मुझे लगता है कि ये कानून में बैंड है कार्बाइड का उसको यूज करना. केले में तो मुझे पता बैंड है. केला उन्होंने कहा कि केला बर्फ पे पकाओ. ये लोग गलत कर रहे हैं. गलत नहीं करना चाहिए. केमिकल से राइपनिंग नहीं करनी चाहिए. और मेरे घर में मैंगो लगा हुआ, मैंने तोड़ के रखे हुए. मेरी वाइफ ने वो केले को अखबार में लपेट के नीचे रख दिया. पक जाते हैं बहुत बढ़िया टेस्ट आता है उसमें. कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी भी फ्रूट को आप कर सकते हो. हर फ्रूट का थोड़ा डिफरेंट होगा. चीकू भी ऐसे हो जाता है, केला भी ऐसे हो जाता है. तो ऐसी दिक्कत तो है नहीं कोई भी. चलिए तो सारे लोग सुनील जी, समय हो गया. जी हाँ. तो मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत अच्छी रही. भोजन के विषय में क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे पकाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, इन सभी सवालों का बहुत बढ़िया जो तार्किक जवाब है वो हम सबको मिल गया है. तो आप दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद. और इसके बाद अगले अंतिम 2 शब्द बोलने के लिए मैं भाई उमेश जी को आमंत्रित करता हूँ. भाई उमेश जी आए और बताएं. धन्यवाद सुनील जी. और मुझे लगता है कि जब डॉक्टर वधेश बोलते हैं ना तो दिल करता है वो बोलते रहें और हम सुनते रहें. सरस्वती की वीणा जैसा वो सब है तो बहुत आनंद आता है. आजाद साहब को निश्चित रूप से बहुत गहराई में ले जाते हैं. और आजाद साहब की जो खासियत है वो कठिन से कठिन विषय को भी बिल्कुल आम आदमी की समझ के लेवल पर या उसके शब्दों में
जिस मुहावरे को आम आदमी समझता है, जिस भाषा को समझता है, जिस भाव को समझता है, तो आजाद साहब कठिनतम चीज को इतनी सरलतम ढंग से कहते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। तो मित्रों, ये भोजन वाला विषय है, तो 1 तारीख से वो शुरू है। ये महिलाओं के लिए है इस बार बना, और जिन पुरुषों को अटेंड करना है वो अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, माताजी को लाएं, उनके साथ बैठ के सीखें। लेकिन ये गृहिणियों के लिए है, ऐसा हमारी वो पूरा कोर्स को डिजाइन करने वाली हमारी जो 4 बहनें हैं, उनका निर्देश है ये। तो इस बार हम उनकी बात का पालन करेंगे। आगे से आजाद साहब ने कहा कि भोजन तो पुरुष भी बनाता है रसोई में, तो पुरुष भी अच्छा कुक होता है। अच्छा, मैं मानता हूँ पुरुष अच्छा कुक होता है। अगली बार पुरुषों के लिए खोलेंगे, वो बात करेंगे। तो अब मिलेंगे अगले रविवार शाम 4 बजे, और अगले रविवार एक वक्ता जो आ रहा है, PGI चंडीगढ़ के डॉक्टर JS ठाकुर आ रहे हैं, जो भोजन में कितना जहर आ गया है इसकी बात करेंगे। और वो भोजन में आया जहर कहाँ से आया है, और शरीर में क्या क्या गुल खिला रहा है, इसकी बात करेंगे। और भी कुछ वक्ता होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थोड़ा सा ख्याल रखना, वो मास्क लगा के ना आए, मास्क लगा के ना आए, उनको बोल देना मास्क ना लगा के आए, मास्क लगा के बैठेंगे। ठीक है, वो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, वो बता देंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।